ये बाइक चाहिए। पेपर लाए हो आप लोग भी, थोड़ा सैफाली जैसे बनो, पेपर वेपर लेके आइए वो। आप टाइम पे आने लगोगे तो आपके जैसा बोलेंगे, बस आप टाइम टाइम पे आने लगो बस, ठीक है। ठीक है, हमने 25 तक सॉल्व किया था इसमें, और नेक्स्ट टाइम सारे लोग पेपर लेके आएंगे, ठीक है, क्लियर। अभी कौन आ रहा है? सानी का पेपर तो देती है, यहाँ क्यों रही है? कौन सा ये, यही नहीं पता कौन सा पेपर तो दिए था, पेपर है। इस तरह के लोग हो आप लोग, मतलब कोई लोग यहाँ पे भी श्रेयस उसमें तो 100 नंबर लेके आ रहे हैं, आप लोग के यहाँ साथ वाले हो आप लोग, कैसे चलेगा? अभी एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में 100 नंबर है सबके। अभी सुधर जाओ भाई, अभी तभी निकलेगा प्रीलिम, नहीं तो ऐसे टाइम पास चलता रहेगा। ये सब यहाँ पे आंसर बताने, आंसर तो आपको ही पता है ना, अभी आपको अलग से थोड़ा ना कुछ बताऊंगा। मेन है कि भाई पेपर सॉल्विंग का स्किल सीखो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबके पास है, जिसको नहीं तो पीडीएफ देख लो, ठीक है। हम लोग 26 में नंबर पे हैं, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चंस को देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको सबसे पहले ये देखना है, ये आपको आदत बना लो अपनी, ये मतलब हर पेपर का क्वेश्चन के बाद ये आदत बना लो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बाद में पढ़ना है, पहले ये पढ़ के देखना है कि करेक्ट है कि नॉन करेक्ट पूछा है, पहले इसको राउंड करो, फिर आगे के क्वेश्चंस पढ़ो, ताकि आपका एक करेक्ट और इनकरेक्ट वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाए। कि बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि भाई करेक्ट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, तो सब ये बहानेबाजी बंद, प्रॉपर तरीके से की स्ट्रेटजी बनाओ कि क्वेश्चन पढ़ना है, साथ में उसके बाद देखना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीएलएफ इज कंडक्टेड बाय द एनएसओ, ठीक है। यूजुअल स्टेटस मेजर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, करेंट डेली स्टेटस कैप्चर द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अब ये किसी पे मान लो इसी को सॉल्व करना है अपने को, तो पीएलएफ इज कंडक्टेड बाय द एनएसओ, तो ये बेसिक ही नॉलेज है, ठीक है। ये बेसिक मैंने भी उसको पढ़ाया हुआ है, और आगे भी आपने मुशर्रफ ने थोड़ा बहुत यदि पढ़ाया हो तो एनएसओ ही कंडक्ट करता है उनको, ठीक है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको कोई भी स्टेटमेंट पता है, मतलब अप्रोच बता रहा हूँ, यदि कोई भी स्टेटमेंट पता है, यदि आपको लग रहा है कि पहला सही है, तो पहले वाले ऑप्शंस को काटो। मतलब ये अप्रोच करनी, आपको पेपर सॉल्विंग की टेक्निक क्या होनी चाहिए कि जैसे आपको एक स्टेटमेंट पता चल जाए, इमीडिएट ऑप्शंस में आना है, आपको फिर सेकंड स्टेटमेंट नहीं पढ़ना, थर्ड नहीं पढ़ना। फर्स्ट को पता है यदि आपका सही है, तो वो स्टेटमेंट काटो जो नहीं हो सकते, जो ऑप्शंस नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आपके सामने 1 हो गया, 1 2 1 2 3। अब यूजुअल स्टेटस मेजर द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि शॉर्ट भी हो या लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, एक बाइनरी हो सकता है, ये भी पहचानना जरूरी है। अभी मैं इनिशियल क्वेश्चंस में क्या कर रहा हूँ कि उतना ज्यादा ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, केवल 15 से 20% ही ट्रिक दे रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर्स में आपके धीमे धीमे ये ट्रिक्स बढ़ेंगे, जहाँ पे आपको बाइनरी ढूंढना पड़ेगा। बाइनरी मतलब होता है कि जहाँ पे वो फंसाते हैं, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म, क्योंकि अभी इनिशियल पेपर मेरे ऐसे हैं कि जो नॉलेज पे ज़्यादा बेस्ड है, ट्रिक पे कम बेस्ड है, क्योंकि आपकी नॉलेज को ज़्यादा अभी इन्हेंस करना जरूरी है। धीमे धीमे अभी मार्च में पहुंचोगे आप, तो 50% क्वेश्चन आपको ट्रिक से सॉल्व होंगे, 50% नॉलेज से होंगे, और ये मई तक जाते जाते 80% क्वेश्चन ट्रिक से और 20% नॉलेज से, ठीक है। तो अभी मैंने रेशियो रखा है कि 10 से 15% पेपर ही ट्रिक से सॉल्व हो, 80% पेपर आपका नॉलेज से सॉल्व हो, क्योंकि अभी नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इनिशियल जनवरी फरवरी के मंथ में आपको ये पेपर जो मिलेंगे वो थोड़े नॉलेजेबल वाले ज़्यादा मिलेंगे, इसमें नॉलेज आपको यूज करनी है, और धीमे धीमे नॉलेज का रेशियो लगातार कम होता जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यदि समझा रहा हूँ, यदि ये आपका यूपीएससी का पेपर होता, तो आपको इमीडिएटली यहाँ पे देखना था कि ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग की जगह शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस ऑप्शंस पे, इस स्टेटमेंट पे आपको गौर करना है कि स्टेटमेंट में प्ले हो सकता है, जो स्टेटमेंट में प्ले हो सकता है उन स्टेटमेंट में गौर करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 और 2 3 बचता है। करंट डेली स्टेटस कैप्चर्ड द अनएम्प्लॉयमेंट, अब करंट डेली स्टेटस जो होता है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट को चेक करता है, तो ये भी एक नॉलेज वाला ही है कि अब यहाँ पे करंट हो सकता है,
या हाफ ईयरली हो सकता है या कुछ और हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है। मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, मैं आपका माइंडसेट डेवलप करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीजें होती हैं जब हम रियल यूपीएससी का पेपर देते हैं। ठीक है, करंट की जगह आपका डेली की जगह मंथली हो सकता है, मंथली जगह क्वार्टरली हो सकता है। तो ये सब चीजों को गौर करना है, अभी नहीं करना है तो स्लोली स्लोली 1-2 महीने बाद इन चीजों को गौर करना है पेपर में। अभी ट्राई करना है पेपर नॉलेज से ही सॉल्व हो। ठीक है, नॉलेज से सॉल्व हो, थोड़ा बहुत ट्रिक लग रही है लग जाए, नहीं लग रही है नहीं लगे, पर ट्राई करो, नॉलेज से सॉल्व होगा। तो इसका आपका अप्रोच ये होना चाहिए। आंसर्स मैं नहीं देखता, आंसर जो है वो है, पर अप्रोच इस तरह से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू मेजर द इनइक्वालिटी। ठीक है ना, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। अब इनइक्वालिटी के लिए आपको सब दुनिया को पता है कि भाई गिनी कोफिशिएंट तो यूज करते ही हैं, ये तो एक बेसिक है कि गिनी कोफिशिएंट यूज करते हैं, 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो आपका पहला कंफर्म सही है, तो पहला सब में, तो इसमें कोई ऑप्शन हम कट भी नहीं कर सकते। लॉरेंज कर्व भी गिनी कोफिशिएंट से रिलेटेड है, जो आप कर्व खींचते हो इस तरह का 0-1 वाला, ये वाला तो 0 और परफेक्ट इक्वलिटी, और ये वाला जो, तो वो भी लॉरेंज कर्व उससे रिलेटेड है। चालू है ना, ठीक है। तो आपका लॉरेंज कर्व हो गया पहला, और दूसरा जहां पे साथ में है वो ऑप्शन सही होंगे। अप्रोच बता रहा हूँ, यदि आपको पता है गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व सेम चीज होती है, तो आपको ये दोनों साथ में रहेंगे हमेशा। ठीक है, इसके पहले आपको ये देखना है 27 ने पूछा क्या, मैं हर बार नहीं बता रहा, मैं आपको बस अप्रोच बता देता हूँ कि आपको ऑप्शंस देखने कैसे हैं। तो पहले करेक्ट इनकरेक्ट देखोगे, उसके बाद 1 और 2 साथ में रहने हैं, तो जो 1 और 2 जहां साथ में नहीं है वो ऑप्शन पहले कट कर दो। ठीक है, अब आपके सामने बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। अब हेड काउंट रेशियो आपने कभी नहीं सुना, तो आप हटा दो उसको, लग रहा है कि हेड काउंट रेशियो इनइक्वालिटी से रिलेटेड नहीं है, तो पॉपुलेशन से ज़्यादा रिलेटेड हेड काउंट, कि भाई आप सेंसस में काउंट करते हो कितने लोग हैं, हेड काउंट का रिलेशन इनइक्वालिटी से नहीं है, तो आप थर्ड कट कर दो, बी में आंसर लगा दो। क्योंकि अब ये क्वेश्चन सारे नॉलेजेबल वाले हैं, तो नॉलेज के साथ में भी थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस को भी रखना है। कॉमन सेंस मतलब वो अप्रोच तो अभी रखनी है जिसमें हमें ये करेक्ट एंड करेक्ट चेक करना है, और बेसिक बेसिक को पेयरिंग करके भी चलना है कि कौन सी पेयरिंग बेटर है, कौन सी पेयरिंग बेटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके नॉलेज के बेस पे भी सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे नॉलेज कम लगे आपको, देखो पेयरिंग वेयरिंग कैसे हो सकती है, वैसे करो। ठीक है, नेक्स्ट में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वापस से जब आप पढ़ोगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप तुरंत इसमें क्लिक करोगे कि सबसे पहले मुझे पूछा गया है, सबसे पूछा गया है करेक्ट। ठीक है, अब एक्सटर्नल जो डेट होता है इंक्लूड बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट बोरोइंग। ठीक है, एक्सटर्नल डेट का मतलब ही ये, एक्सटर्नल डेट कहाँ पे आता है, ये किस फैक्टर में आता है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं इसको, कहाँ पे पढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितने पार्ट होते हैं। आप वापस से यदि बजट में जाओगे तो रेवेन्यू पार्ट होता है, कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू में पार्ट कौन सा होता है, रेवेन्यू के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस रिसीट के अंदर 2 पार्ट टैक्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर 4-5 पार्ट सैलरी फैलरी दुनिया भर का। अब जाते हैं कैपिटल के पार्ट की तरफ, कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट के कितने पार्ट, डेट और नॉन डेट। डेट में कौन से पार्ट, तो ये कैपिटल रिसीट है, ये ना एक्सपेंडिचर नहीं है। तो कल को एक क्वेश्चन आ जाए आपके साथ कि एक्सटर्नल डेट किसका पार्ट है, या आपको इस तरह, जैसे मुझे याद है, मैं तो नहीं रिवीजन करता, जैसे मैं पिक्चर बताता हूँ, इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट, आप लोगों को याद नहीं है, क्या दिक्कत क्या है, आप लोग तो पढ़ रहे हो इस चीज को, मुझे 10 तरह का और भी काम है, इसके अलावा भी 9 तरह का और भी काम रहते हैं मेरे पास। तो इसमें क्यों ऐसे पिक्चर क्लियर नहीं है कि हाँ ये बजट के 2 पार्ट, फिर 2 के 2 पार्ट, फिर 2 के 2 पार्ट, फिर 2 के 3 पार्ट, इस तरह का पिक्चर क्यों क्लियर नहीं, क्यों आप बोल रहे हो कि एक्सपेंडिचर है ये, गलती करनी क्यों है, ये करनी, ये सब क्लियर ही नहीं है ना इस चीज को, मतलब ये पिक्चर क्लियर होने के बाद भी गलत है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल डेट के, और एक्सटर्नल डेट में भी डेट और नॉन डेट है। डेट में भी आपने 2 जगह से डेट आदमी ले सकता है, तो गवर्नमेंट ले सकती है, तो प्राइवेट ले सकती है। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल डेट लेते हो तो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट की भी हो सकती है और प्राइवेट की भी हो सकती है। ठीक है, तो पहला सही है, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट इंक्रीज द रोल ओवर रिस्क। यदि आप शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट लेते हो तो रोल ओवर रिस्क को ये इंक्रीज करता है। रोल ओवर रिस्क क्या होता है, किसी को पता है, ये इस तरह से नहीं सोचना है, इसमें रोल ओवर से इसको इसका मत
इसको समझ के क्या आपको लगता है कि क्या रोल रोवर क्या होता है? रोल मतलब कुछ घूम रहा है, रोलिंग का मतलब घूमना होता है ना। रोल ओवर रिस्क मतलब होता है कि जब आप शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट लेते हो, मान लो आपने शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं, जो 1 साल से कम का होगा उसी को शॉर्ट टर्म बोलेंगे। मान लो आपने 6 महीने के लिए कोई डेट लिया, ठीक है ना, ये इंक्रीज करता है रोल ओवर रिस्क को। रोल ओवर रिस्क को कहने का मतलब ये है कि यदि आपने 6 महीने का कोई डेट लिया है तो आपको 6 महीने में लौटाने का प्रेशर है, ठीक है। 6 महीने में लौटाने का प्रेशर है तो आप उसको, उस जो डेट को रोल नहीं कर पाओगे। रोल नहीं कर पाओगे कहने का मतलब है कि आपने पैसा लगाया बिजनेस में, और बिजनेस में मान लो लॉन्ग टाइम में रिटर्न आता है, तो लॉन्ग टाइम में रिटर्न आने के पहले आपको वापस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में मान लो आपने पैसा लगाया प्लास्टिक किसी ऐसे बिजनेस में जिसका रिटर्न ही 3 साल के बाद आता है, ठीक है, आपने मार्केटिंग करी, सब कुछ करा। रोल ओवर इसका मतलब होता है कि आप उस पैसे को रोल नहीं कर पा रहे। रोल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि 6 महीने के बाद वापस करना है उसको। इसलिए जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो रोल ओवर रिस्क को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसका आप रोल नहीं कर पाते पैसे को, ठीक है ना। पैसे को रोल नहीं करोगे क्योंकि पैसा रहेगा नहीं, आपको वापस करना पड़ेगा आपको शॉर्ट टर्म में, ठीक है। थर्ड है जो करेंसी डिप्रिसिएशन है, इंक्रीजेस द डेट बर्डन इफ द एक्सटर्नल डेट इज डोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब करेंसी डिप्रिसिएशन मतलब क्या? $1 कितने में हो जाए, मान लो $1 80 है, $1 कितना हो जाए तो इसको करेंसी डिप्रिसिएशन बोलेंगे? 80 से ज्यादा, मतलब 100 मान लेता हूं मैं। $1 100 हो गया, इसका मतलब करेंसी डिप्रिशिएट हो गया। करेंसी डिप्रिशिएशन इंक्रीज होगा, मतलब ये फिनोमेना बनेगा कब? यदि डेट बर्डन एक्सटर्नल डेट में फॉरेन करेंसी से डोमिनेटेड है। ऐसा क्यों? फॉरेन करेंसी यदि हम ज्यादा उधार ले रहे हैं तो करेंसी डिप्रिशिएट होगी। ऐसा क्यों होगा सानी का? हम फॉरेन करेंसी ज्यादा ले रहे हैं, जब एक्सटर्नल डेट तो किसी फॉर्म में ले सकते हैं ना, और उसमें यदि फॉरेन करेंसी ज्यादा है तो करेंसी डिप्रिशिएशन क्यों होगा? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी साइंस और रॉकेट साइंस नहीं है। यदि हम फॉरेन करेंसी के फॉर्म में यदि हम कोई लोन लेते हैं तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। ऐसा क्यों होता है? फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तो डियर हो जाती है, जब डियर होगी तो वो मजबूत होगी तो अपनी करेंसी वीक होगी, ठीक है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, यदि करेंसी डेप्रिसिएशन इंक्रीज होता है, यदि हम बाहर का डेट यदि फॉरेन करेंसी में लेते हैं, इसका मतलब फॉरेन करेंसी को हम लोग की डिमांड बढ़ा रहे हैं। जब डिमांड बढ़ेगी तो हमारी जो करेंसी है वो वीक होगी, अपोजिट चलते हैं, ठीक है। अब मतलब हम उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अपने आप को वीक कर रहे हैं, ठीक है, उसको डियर कर रहे हैं, अपने आप को वीक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी बेसिक कॉन्सेप्ट का स्टेटमेंट है। किसी को डाउट है किसी में तीसरे में? करेंसी डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस द, ये इंक्रीज द डेट बर्डन हमारा फॉरेन करेंसी में है कुछ डाउट? सर थर्ड स्टेटमेंट का मतलब यही होगा ना, मतलब अप्रिसिएशन अगर हम लोग का होता है तो दैट मींस हम लोग को ज्यादा रुपए खर्च करके वो लोन देना पड़ेगा ना, तो हम लोग के लिए ज्यादा लॉस। ये इस तरह से भी होता है और उस तरह जैसे मैंने बताया वैसे भी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप रुपए खर्च करोगे तो खरीदने के लिए खर्च करोगे ना, तो जब आप लोन ले रहे हो तो लोन में रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, पर वो बाद में करने पड़ते हैं। पर इनिशियली क्या होता है, इनिशियली वो डिमांड बढ़ जाती है। जब आप कोई फॉरेन करेंसी में लोन लेते हो तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि आप ले रहे हो ना डॉलर के फॉर्म में ले रहे हो ना, तो डॉलर की यदि डिमांड बढ़ेगी किसी भी चीज में तो वो डियर हो जाता है, जो डिमांड बढ़ता है, जो डियर हो जाता है अप्रिशिएबल हो जाता है, दूसरी करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि अब डॉलर अप्रिशिएट होगा तो रुपये डिप्रिशिएट होगा, यदि डॉलर बढ़ेगा तो रुपये गिरेगा, ठीक है। एक मजबूत होगा तो एक कमजोर होना, सीधा अपोजिट चलते हैं दोनों आपस में, क्लियर। तो इस ये मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को, 28 वाले क्वेश्चंस को, इसलिए मैं आपको क्यों मंगवाता हूँ आपकी बुक की आप देखो कि क्या गलत किया है, ताकि आपको समझ में आए कि भाई मैंने क्या सोचा था जब मैं पेपर दे रहा था या दे रही थी, तो मैंने क्या सोच के इसको गलत किया, या क्या सोच के आपने सवाल सही है आपका ये? अटेम्प्ट नहीं करा, अटेम्प्ट ना करने का भी एक रीजन हो सकता है कि यार बहुत टफ टफ सा लग रहा है पढ़ने में, या ऐसा कुछ तो है नहीं अटेम्प्ट नहीं कर सकते इसको, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं कि जिसको नॉन अटेम्प्टेबल हो। यदि आप इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो इससे ही ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, समझ रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो अटेम्प्ट करना जरूरी है। कोई डाउट नहीं है 28 में? 29, कंसिडर द फॉलोइंग, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, कैलोरी लिंक्ड पॉवर्टी लाइन,
सी रंगराजन ब्रॉडर कंजम्पशन लकड़ा वाला, तो सुरेश तेंदुलकर का आपको पता है कैलोरी लिंक नहीं रुपए से लिंक है, उसी ने दिया था सच टाइम के 900 रुपए और 1000 रुपए का जो फॉर्मूला दिया था वो तेंदुलकर कमेटी नहीं दिया था, ठीक है, हम लोग ये पढ़ते भी हैं, ठीक है। सी रंगराजन ब्रॉडर कंजम्पशन बास्केट था, लकड़ा वाला यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन, तो लकड़ा वाला के भी कैलोरी बेस था, ठीक है। तो ये आपस में, तो जो यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन मतलब रुपए के बेस पे तो तेंदुलकर कमेटी है और लकड़ा वाला कमेटी कैलोरी बेस्ड है, तो ये सिंपल सा फैक्चुअल चीज है, ठीक है। अब 30 नंबर पे आ जाते हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये मैंने कॉन्सेप्ट बहुत बार डिस्कस किया है, क्यों अर्सल, आपने पढ़ा है मुझसे बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग? क्या होता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब? एक लाइन में मतलब क्या है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का, एक लाइन में क्या मतलब है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो सारे देख लो आप एक बार। क्या मतलब होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का, किसी को पता है मतलब? अरे भैया पढ़ लो यार, आप लोग बहुत बुरी हालत है आप लोगों की, मुझे मतलब बहुत गुस्सा आ रही है अंदर से। कैसे चलेगा, अभी 4 महीने बाद पेपर है, आप लोग ऐसे, मतलब आपको देखो मैं बता रहा हूँ कि बाकी जो पिछले वाले रैंकर हैं उनके एग्जाम इस बार निकलेंगे, मैं आपको भी बता देता हूँ, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो ये सिंपल सिंपल से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई। इकोनॉमिक्स बिल्कुल मुंह जमाने में तोते की तरह चाहिए। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, राउंड ट्रिपिंग, सब क्या, ये क्या है ये सब? जैसे कल को क्वेश्चन ही आ जाए ये किससे रिलेटेड है, क्यों हमें ऐसे कल को क्वेश्चन आ जाए द बेस इरोजन प्रॉफिट राउंड ट्रिपिंग इज रिलेटेड टू व्हाट, नंबर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ये है किस मतलब फिनोमिना से रिलेटेड है ये? हाँ, टैक्स एवेजन से, ठीक है। कम से कम चलो इतना तो है कि हम टैक्स, ये तो पता है कि टैक्स एवेजन से रिलेटेड है ये होता क्या है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग? आपने पढ़ा होगा मुझसे, मुझे पता है, अब 2-3 लोग तो आते ही थे मेरे फाउंडेशन बैच में, तो उसमें मैंने पढ़ाया है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पढ़ाई है, राउंड ट्रिपिंग पढ़ाई है, ये सब ब्लैक मनी के अंदर पढ़ाया था, टैक्स एवेजन के मेथड्स हैं ये। आपको भी सब पढ़ाया है, सभी पिछली बार सब पढ़ाया आपने बेस इरोजन प्रॉफिट से, नाम सुना है ना सबने? तो क्या है ये, कौन सी चिड़िया का नाम है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग? ठीक है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब होता है, नाम ही से पता चलो, बेस को इरोड करो और प्रॉफिट को शिफ्ट करो। ये क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब ये है कि अब जैसे आपने इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनाया है 100 रुपए का, ठीक है, और इंडिया में आप प्रोडक्ट आप बेच रहे हो 120 रुपए का, तो आपको 20 रुपए का फायदा है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको 20 रुपए पे टैक्स भरना पड़ेगा। आप काम करो, ये वाला प्रोडक्ट किसी ऐसी कंट्री में शिफ्ट कर दो, ठीक है, कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे टैक्स कम लगता हो, ठीक है ना। तो बेस को इरोड करो, बेस को इरोड करने का मतलब ये है कि आपको वापस इंडिया में ही बेचना है, 120 का ही बेचना है, ठीक है ना। पर आप करोगे क्या, आप 105 रुपए का फॉरेन कंट्री को बेच दो पहले, तो आपको सिर्फ 5 रुपए पे टैक्स भरना है, वहाँ पे 105 रुपए का गया, वहाँ से 105 रुपए का वापस से इंडिया में 120 रुपए का बेचो, ठीक है। आपने वहाँ पे कितना कमाया, 15 रुपए उस वाली कंट्री के थ्रू, तो जिस कंट्री से ओरिजिन होता है उसी कंट्री पे टैक्स, उसी कंट्री को टैक्स देना पड़ता है। आपने वो प्रोडक्ट इंडिया में 100 रुपए का बनाया, 105 रुपए का बेचा है कोई ही मैन आइलैंड, सुपरमैन आइलैंड, ठीक है ना, तो वो 5 रुपए पे ही मुझे टैक्स देना है इंडिया में, वो 105 रुपए का वहाँ चला गया, वहाँ से मैंने वापस इंडिया में बेचा 120 रुपए का, 15 रुपए कमाया, वहाँ पे टैक्स है केवल 2%, तो मुझे 15 रुपए में कितना टैक्स देना है, 2%, कितना, 15 दूनी 30, मतलब 0.3, 30 पैसे या 40 पैसे जो भी बना, ठीक है। इंडिया में मैंने टैक्स दिया सिर्फ 5 रुपए पे, इंडिया में टैक्स है 30% का, ठीक है, तो मुझे 5 रुपए में 30% है 1.5 रुपए पर 30%, टोटल टैक्स लगा 1.8 रुपीज। यदि मैं यही प्रोडक्ट इंडिया में ही बेचता तो 20 रुपए पे 30% टैक्स देना पड़ता, तो 6 रुपए टैक्स देना पड़ता, मैंने टैक्स कितना दिया, 1.8 रुपीज, 4 रुपए बचाया। इसको बोलते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट को रीरूट करते हो टू सेव द टैक्स, ठीक है, क्लियर है? इसलिए आप क्या करते हो, कम प्रॉफिट में बेचते हो शुरू में किसी कंट्री को, केवल आपने 5 रुपए के प्रॉफिट में बेचा दूसरी कंट्री को, बेस को इरोड किया, बेस को इरोड करने मतलब अपने प्रॉफिट को इरोड किया। आपको रियल में 120 का बेचना था, आपने 105 का बेचा दूसरी कंट्री को, 5 रुपए पे टैक्स इंडिया में भरा, वहां वापस से रिरूट किया इंडिया में 120 रुपए का,
15 रुपए पे टैक्स भरा उस कंट्री को जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो आपने बेस को इरोड करके प्रॉफिट को शिफ्ट किया। प्रॉफिट आपका इंडिया में जो था उसको आपने कम टैक्स भरा, वहां पे टैक्स लगता नहीं, आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा। वही प्रोडक्ट उधर से वापस इधर आएगा, पर उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना ही खर्चा होगा, जहाज से भेजेंगे ना, क्या टेंशन है। वो सब मतलब कहने का मतलब है कि वो इतना ट्रांसपोर्टेशन खर्चा नहीं होगा जो टैक्स से बहुत बड़ा हो सकता है टैक्स का 10%। क्या पेपर में भी हो सकता है कि वहां तक गया, वहां गया, हाँ पेपर में भी होता, पेपर में भी कई बार होता है। और कई बार यदि रियल में भी कुछ चीजें बेचनी होती है तो 20% बेच भी देते हैं, 80% पेपर में शिफ्ट चलता है। तो गुजराती दिमाग लगाया देखो कैसे, है ना, क्या जरूरत है भाई, सादा पेपर में ही कर लेते हैं। ये तो करते हैं, पेपर में भी होता है, रियल में भी होता है, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, बेस इरोजन पॉलिसी। इंडिया साइंड द ओईसीडी मल्टीनेशनल इंस्ट्रूमेंट एमएलआई। बीस एम्स टू प्रिवेंट द प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड द टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। तो जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है उसका एम है कि प्रॉफिट जो है शिफ्टिंग और टैक्स को अवॉइड करने का। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई मेरा टैक्स अवॉइड हो जाए और मेरा प्रॉफिट जो शिफ्ट है वो मेरे बच जाए, तो सीधा मतलब है बीईपीएस का एक मतलब, ठीक है। बीईपीएस एलिमिनेट द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यदि बीईपीएस एलिमिनेट करता, ठीक है, बीईपीएस खुद खराब चीज है, वो कैसे अवॉइड करेगा डीटीए को जो गवर्नमेंट का टैक्सेशन है, ठीक है। तो थर्ड तो बिल्कुल एक नंबर फालतू का स्टेटमेंट है कि एक गलत चीज एलिमिनेट कर रही है डीटीए को, ठीक है। डीटीए मतलब डबल टैक्स जो ट्रीटी है वो तो गवर्नमेंट की ट्रीटी है, बीईपीएस है वो जो लोग स्मगलिंग करते हैं वो लोग यूज करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। गलत चीज सही चीज को एलिमिनेट नहीं कर सकती है ना। बीईपीएस एक गलत चीज है, बीईपीएस एक टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट अवॉइडेंस चीज है, वो एलिमिनेट नहीं कर सकती अच्छी चीज को, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। इसलिए थर्ड वाला हो नहीं सकता। दूसरा वाला सिंपल मीनिंग है, ठीक है। और इंडिया साइन द ओईसीडी मल्टीनेशनल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको नॉलेज हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 स्टेटमेंट तो आपको पता ही है इसमें, सिर्फ नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। पर इसके ये तो चलो ठीक है, एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, पर एटलीस्ट उसको आपको बेसिक लेवल पे बीईपीएस तो पता होना चाहिए ना, बीईपीएस का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब क्या है बीईपीएस का, ठीक है। किसी का निकलेगा नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ, यदि अभी आप लोग सीरियस नहीं हुए, सीरियस होना बहुत जरूरी है, अभी से ही रट्टा मारो हर सब्जेक्ट को, रट्टा मारो, रट्टा बिल्कुल, ट्रिक से सॉल्व होंगे 50% 40% होंगे, पर ट्रिक के लिए भी एक बैकग्राउंड चाहिए होता है, आप जाके सीधा नहीं लगा सकते। आप सफाली से पूछो, जिसने पिछली बार दिया उससे पूछो, सीधा नहीं लगता, उसके पीछे का एक हिम्मत चाहिए, एक वो देखो, अभी आपको प्लान बी तब काम करते हो आपका प्लान ए स्ट्रांग हो, प्लान ए स्ट्रांग होने के बाद ही थोड़ा फेल होने लगे तो प्लान बी, पर प्लान ही आपका दोस्त है तो प्लान बी में क्या ही रहेगा। मतलब आप फ्लड आ रहा है, आपका पहला गेट स्ट्रांग रहेगा तो फ्लड रोकेगा वो, यदि पहला गेट टूटा बहुत एंड में जाके तो दूसरा जो गेट है वो संभालेगा। पहला गेट आपने बना रखा है फालतू का, वो टूट के प्लान वो तो सीधा उड़ा के चला जाएगा प्लान बी के आपको, तो प्लान बी हमेशा काम करता है, प्लान ए मजबूत होता है। 31 इंडिया reviewed the international investment agreement framework to reduce the litigation risks. New IA exclude investor settlement, or I review the aimed at the protecting the regulatory space। इसको देख लेते हैं, इसको मुझे सॉल्व करना है तो क्या होगा। देखो, इंडिया ने रिव्यू किया इसके IA फ्रेमवर्क को टू रिड्यूस द लिटिगेशन रिस्क, ठीक है। एक कोई ऐसा एग्रीमेंट है, इसको रिव्यू किया है, रिव्यू कोई चीज की जाती है बेटर करने के लिए, और बेटर ही उसमें कुछ हो रहा है टू रिड्यूस। जब हम कोई चीज रिव्यू कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम कुछ और बेटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, उसको रिव्यू करके उसको बेटर है, तो कॉमन सेंस भी अलाउ करते हैं कि आपको नहीं भी पता है ये क्या है, पर कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो कुछ रिड्यूस करना चाह रहा है, कुछ प्रॉब्लम को कम करना चाह रहे हैं। तो आप ये जान सकते हो कि भाई पहला स्टेटमेंट ऐसा कुछ जनरल स्टेटमेंट है जो किसी चीज को बेटर करना चाह रहा है, क्योंकि वर्ड रिव्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो आप पहले के साथ जाओ तो ये आपका बी नहीं करोगे। न्यू IA एग्रीमेंट एक्सक्लूड द इन्वेस्टर डिस्प्यूट सेटलमेंट। आपको नहीं लगता कि सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि कुछ अच्छा करना था, कुछ गलत हो रहा है। यदि आप इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट को एक्सक्लूड करोगे तो किस चीज का एग्रीमेंट हो, आपको तो इंक्लूड करना चाहिए ना। ये जब आप न्यू IA बना रहे हो, कोई चीज नई बना रहे हो, तो उस नई चीज में तो डिस्प्यूट को इन्वॉल्व करना चाहिए, सेटलमेंट को। आप एक्सक्लूड कर दोगे तो नई चीज बनाने का फायदा क्या। यदि आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो बेटर होना चाहिए ना। ये जो न्यू IA प्रोडक्ट है
ये तो एक्सक्लूड कर रहा है डिस्प्यूट सेटलमेंट को, एक्सक्लूड करेगा तो फायदा क्या बनाने का? सेटलमेंट होना चाहिए ना, कोई डिस्प्यूट है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा? सेटलमेंट तब होगा जब आप इंक्लूड करोगे न्यू आईए में, यहाँ तो एक्सक्लूड कर रहे हैं, और अदरवाइज ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाइनरी चलता है, इंक्लूड एक्सक्लूड बाइनरी है। आपको सिंपल था, कुछ नहीं करना है, इंक्लूड को एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड को इंक्लूड करना है एग्जामिनर को, और पेपर दे देना है। एग्जामिनर को इतनी तो मेहनत करनी है ना, इंक्लूड को एक्सक्लूड करेगा, एक्सक्लूड को इंक्लूड करेगा, बस आपको ये समझना है कि बाइनरी वर्ड्स होते हैं जो आपको, और ये इस तरह के क्वेश्चन आप कहीं पढ़ोगे भी नहीं, कहीं कोर्स में भी नहीं रहते, इसलिए मैं कोर्स में नहीं है तो ये ट्रिक से सॉल्व होंगे। थर्ड, आइए रिव्यू द एम टू प्रोटेक्टिंग द रेगुलेटरी स्पेस। यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये ऐसे भी पहचानते हैं कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो बेटर कर रहे हैं, और एक बीच वाला है वो नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टोन है उसकी, तो जो नेगेटिव टोन है वो जनरली गलत होगा, तो आप सेकंड गलत कर दो तो आपका ये सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी पेयरिंग है ना। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते ही हूँ जिसमें जरूरत नहीं है नॉलेज की, ऐसा सिंपल सा सॉल्व होंगे, और मैंने आपको बताया भी कि आपको न्यू आए हुए नहीं भी पता है, फिर भी इन 3 स्टेटमेंट को पढ़ के देखो, और पढ़ के कॉमन सेंस लगाओ कि क्या स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है। ये किसी ने किया था सॉल्व? सेकंड राउंड के लिए छोड़ा था मैं, सी डी तक पहुंच गई, सी मार्क करना है। अच्छा, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके अंदर स्किल से होंगे। आपने किया था ये? क्यों? कहते पढ़ा नहीं था? बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ाएगा। सिंपल सा है, पावर्टी रिडक्शन डज नॉट नेसेसरी रिड्यूस इनइक्वालिटी। जरूरी नहीं कि गरीबी कम हो गई तो इनइक्वालिटी कम हो गई। पहला सही है, पहला सही है। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ग्रोथ इज द मोर इंक्लूसिव। यदि आप एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ग्रोथ करोगे तो ज्यादा लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है। इसने ये नहीं बोला है कि हमेशा होता है, सेकंड वाले में इसने ये नहीं बोला कि हमेशा होता है, उसने बोला होता है। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव यदि ग्रोथ होती है तो इंक्लूसिव होती है, हमेशा होती है ये नहीं लिखा उसने, ठीक है। मतलब उसका कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों को यदि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ये ज्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ मानी जाएगी, क्योंकि हर लोग काम कर रहे हैं, हर कास्ट का, हर एक रिलीजन का हर एक बंदा काम कर रहा है, तो ये होता है। ऑलवेज लिख देता गलत होता, ऑलवेज इंक्लूसिव जरूरी नहीं है, ये इंक्लूसिव होता है, ठीक है। और थर्ड, मल्टी कैन, तो सही है, ठीक है। तो आप सिंपल सा 1 और 2 और 3 कर सकते हैं। आपने 1 3 मारा क्या? ठीक है, उसमें ये एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ग्रोथ इज मोर इंक्लूसिव, ऑलवेज मोर इंक्लूसिव गलत है, ऐसा होता है ये सही है, ठीक है। इस तरह का भी सोचना, इस तरह का भी दिमाग लगाना जरूरी है, और ये कहीं पढ़ते नहीं है, ये सिंपल सा कॉमन सेंस ही है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन सब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्लियर। मतलब पढ़ आप इस, मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर मंगाता हूँ, इस तरह का अप्रोच चाहिए, दिस अप्रोच इज नीडेड, इस तरह का अप्रोच रहेगा। ऐसा मतलब देखो पेपर का डिस्कशन 20 क्वेश्चन भी पेपर डिस्कशन मोर देन सफिशिएंट है। आपको आंसर तो आपको पता है, डिस्कशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 100 के 100 क्वेश्चन डिस्कस हो। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपको उसके थीम पता चले कि मेरा स्टाइल क्या है, कि रवि सर का स्टाइल क्या, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक बार स्टाइल पता चली, एक बार स्किल डेवलप हो गई, आंसर्स आपके पास अब रहते हैं, वो नॉलेज। देखो डिस्कशन का मतलब नॉलेज नहीं है, मैं जो डिस्कस करूंगा वो नॉलेज रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ अप्रोच रिलेटेड है, आपका प्रोसेस रिलेटेड है। वो प्रोसेस सही होनी चाहिए आपकी, यदि वो प्रोसेस एक बार बन गई, नॉलेज किताबों में लिखी हुई है, सोल्यूशन में दी हुई है, नॉलेज खुद गेन कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन 31 32 में क्यों बताया, ये अप्रोच के क्वेश्चन थे, ये नॉलेज के क्वेश्चन नहीं थे। 33, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट और मेंटेन, सिंपल है, फॉरेन करेंसी तो जो फॉरेन करेंसी होगी फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट होगा, क्योंकि डॉलर में कमाएंगे तो डॉलर में डिपॉजिट करेंगे, पहला क्लियर। दूसरा, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स आर फुली रिपेट्रेबल और एनआरओ डिपॉजिट्स आर टैक्स फ्री इन इंडिया, ठीक है ना। तो देखो कोई भी डिपॉजिट टैक्स फ्री इंडिया में नहीं होंगे, ठीक है। टैक्स फ्री इंडिया में होते तो सारे लोग यहीं पे पूरे के पूरे इन्वेस्ट करते, ठीक है ना। तो ये तीसरा स्टेटमेंट हो नहीं सकता, तीसरा पहले काटो।
अब आ जाता है कि पहला पहला स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ए और सी में कोई एक आंसर है, ऐसे पहुंचना है वहां तक। फिर बोला है कि जो एनआरई डिपॉजिट है फुली रेपुटेबल का मतलब ये होता है कि जो आप पैसा जमा कर रहे हो, जो भी एक्सटर्नल पैसा जमा कर रहे हो, वो पूरा का पूरा आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, पहली चीज, और पूरा का पूरा आप उसकी लिमिट्स भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आरबीआई डिसाइड करती है कि जितना जितना पैसा जमा करना हो जो जमा कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली उससे क्या होता है, डॉलर का फ्लो बढ़ता है, रुपए मजबूत होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर द ब्रेटन वुड, ये बिल्कुल सिंपल सा था, ये तो गलत, ये किसी गलत है 34, क्यों क्या 1 2 3 मार दिया क्या? नहीं 1 and 3 मार्क तो WTO तो है ही नहीं ब्रेटन वुड का, तो 94 में बना, वो तो गाठ है ना, बाद में बन गया इसलिए वो गाठ था, GATT है ना, ठीक है, वो एक ब्रेटन वुड का है, वर्ल्ड बैंक, IMF और गाठ। 94 93 में WTO बना, उसको चेंज हो गया, तो WTO तो हो नहीं सकता। जो IBRD है वो किसका पार्ट है? वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक सीधा नहीं दिया, इसने वर्ल्ड बैंक की जगह IBRD दे दिया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप दे दिया। ठीक है, तो ये मतलब देखो, ये आपको वर्ल्ड बैंक पता है, ग्रुप पता है, तो IBRD से सॉल्व हो जाएगा। नहीं पता तो ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप पे कौन कौन से पार्ट, ये भी बताया हुआ है काफी बार। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था। अब जैसे फिलिप कर्व वाला ही है, तो इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द, ये फिलिप कर्व ही बताता है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कैन है तो आप इसको लगा सकते हो। 36, विच ऑफ द एवर मेजर इन्फ्लेशन इन द एंटायर इकोनॉमी। ठीक है, यदि मैं इंटायर इकोनॉमी की बात करूं, इंटायर इकोनॉमी, तो वो जीडीपी डिफ्लेटर है। यदि आप इंटायर इकोनॉमी को ना करके पार्ट वाइज, सेक्टर वाइज करो, तो CPI WPI है। तो इंटायर इकोनॉमी को करना है तो GDP, क्योंकि GDP ही ऐसा एक सिस्टम है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को कवर करता है। इंटायर इकोनॉमी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमी के अंदर जो जो चीज हुई, और डिफ्लेटर लगा हुआ है, इसका मतलब वो इन्फ्लेशन से लिंक है। क्लियर? क्या मार दिया इसमें तीनों, 1 2 3? देखो जीडीपी कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, सीपीआई से भी हो सकता है। नहीं, उसने बोला है कि इंटायर इकोनॉमी के लिए CPI यूज नहीं करते, CPI यूज नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आप बास्केट देखो ना, उसमें सब है क्या? उसमें तो भाई ये पान मसाला, गुटखा, तम्बाकू, घर और खाना पीना, ऐसे 6 7 चीजें हैं बस उसमें। पूरी इंटायर इकोनॉमी किधर है? उसमें किधर है गोवा का कैसीनो? CPI में नहीं है गोवा का कैसीनो, देखो अब नहीं मिलेगा, क्यों? हमें नहीं है ना उसमें CPI, देखा है? पर टाइम निकाल के CPI देखो उसको। नहीं, वो कैसीनो ही नहीं है, मतलब वो गरीब, CPI गरीब लोगों की चीज है। उसमें पान मसाला, तम्बाकू, घर, कप, वो खाना पीना, मतलब उसमें कोई लग्जरी आइटम नहीं है। CPI के अंदर जाके देखोगे तो लग्जरी आइटम नहीं है कोई भी, इसका मतलब एंटायर इकोनॉमी कैलकुलेटेड नहीं है। WPI के अंदर भी जाओगे तो सारी चीजें सारी कैलकुलेटेड नहीं है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो एक ये दोनों चीजें जो इंटायर इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को काउंट करते ही नहीं है। आप यदि CPI निकाल रहे हो तो CPI में वो जो आइटम डाले हैं वो आइटम है मेजोरिटी के आइटम, बस सब लोग तो कैसीनो नहीं जाते ना, क्यों जाने का, 2 4 5 लोग ही जाते होंगे। ठीक है, तो जब नहीं जा रहे तो उनका इन्फ्लेशन काउंट करने का क्या मतलब? वहां पे करोड़ों उड़ा दिए तो किसको फर्क पड़ रहा? आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को चाहिए रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, वो CPI में है, आपको रोटी कपड़ा मकान जो कॉमनर है ना तो वो सब कुछ है, तो इसलिए CPI पूरी इंटायर इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करता। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको ये ऐसे समझना है कि ये आपको यदि पता है कि CPI के बास्केट में क्या है, इसका मतलब है कि CPI के बास्केट में आपको यदि प्रोडक्ट पता है, इसका मतलब यदि इंटायर इकोनॉमी CPI के बास्केट में नहीं है तो आंसर CPI नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये नहीं पूछा गया कि CPI क्या कैलकुलेट करता है, आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा गया कि आपको CPI का बास्केट पता है, इसका मतलब ये पता है कि इंटायर इकोनॉमी काउंट नहीं होती CPI के अंदर, ना WPI में इंटायर इकोनॉमी काउंट होती है। इसका मतलब ना CPI आंसर हो सकता है ना WPI आंसर हो सकता है। अब जो आंसर बचा वो एक ही आंसर बचता है, यदि आपको नहीं भी पता है तो GDP डिफ्लेटर, 1 और 2 नहीं होगा, आंसर एक ही बचेगा, C।
तो मतलब मेरा कहने का मतलब इस तरह से सोचना है। ये आपको डायरेक्ट कहीं पढ़ने को कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन कहीं डायरेक्ट पढ़ने को थोड़ा ना मिलेगा। ये तो इंटरप्रिटेशन और अप्लाइड क्वेश्चन है कि सीपीआई का एप्लीकेशन है, डब्ल्यूपीआई का एप्लीकेशन है क्वेश्चन में। यदि यहाँ पे इंटायर लिखा है इसका मतलब आपको ये तुरंत समझना चाहिए कि सीपीआई की बास्केट में इंटायर इकोनॉमी के प्रोडक्ट नहीं है, डब्ल्यूपीआई के बास्केट में इंटायर इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो न सीपीआई आंसर है ना डब्ल्यूपीआई आंसर है। थर्ड आंसर जो बचता है वो जीडीपी डिफ्लेटर है। यदि आप इस तरह से सोचना स्टार्ट कर देते हो तो आप उस दिन मानना कि आपका सिलेक्शन होगा। जब तक आपका इस तरह से सोच नहीं डेवलप होता, 2 साल नहीं 10 साल लग जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला, प्रीलिम नहीं निकलेगा, यदि ये सोच ही नहीं है डेवलप। ये बात नॉलेज की नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम नॉलेज के बारे में नहीं है। ये बात एक है कि आपका माइंडसेट कैसा, क्वेश्चन को देख के आपका क्या क्लिक होता है सबसे पहले, ये उसके बारे में है। यदि ये क्वेश्चन को देख के आपको ये क्लिक हुआ कि सीपीआई की बास्केट में इंटायर इकोनॉमी नहीं है, यदि ये क्लिक हुआ तो आप सही डायरेक्शन में हो, यदि नहीं क्लिक हो रहा है तो आप डायरेक्शन नहीं है। ये बात उसके बारे में नहीं है कि आपको सीपीआई पता, इतना तो पता है कि सीपीआई के बास्केट में कुछ कुछ चीजें होती हैं, पर सब कुछ नहीं होता, ये भी पता है। 5-6 चीजें होती हैं, सब कुछ नहीं होता, ये तो पता है ना। ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या होता है, ये पता है कि 5-6 चीजें कुछ कुछ होती हैं, जिसमें शायद मकान भी है, खाना पीना भी है, किसका क्या वेटेज है ये भी नहीं कोई पूछ रहा आपसे, ये नहीं पूछा उसने, ये पूछा कि हाँ कुछ कुछ चीजें होती इंटायर नहीं होती। ये इस तरह का आपको एनलाइटमेंट चाहिए, इस तरह का थोड़ा सा जागरूकता चाहिए सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, थर्टी सेवन ना, तो 37 विथ रेफरेंस टू इंपोर्ट कवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंपोर्ट कवर का मतलब क्या है, इट मेजर्स हाउ लॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैन फाइनेंस द इंपोर्ट। इसको इंपोर्ट कवर बोलते हैं कि कितना पैसा आपके फॉरेक्स रिजर्व में है जो आपके इंपोर्ट को फाइनेंस कर सकता है। इसी को इंपोर्ट कवर मतलब है कि आपने इंपोर्ट करके रखा हुआ है पर उसको फाइनेंस करने के लिए पैसा है कि नहीं है, पहला। हायर इंपोर्ट कवर इंडिकेट स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलेंस। यदि आप ज्यादा इंपोर्ट कवर आपके पास है, इसका मतलब आपका एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलेंस मजबूत है, मतलब आपके पास फॉरेन करेंसी में पैसा है क्योंकि आप इंपोर्ट कर पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि हायर इंपोर्ट कवर, हायर एक्सटर्नल रेजिलेंस, मतलब बीओपी नहीं आने वाला, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि आपके पास रेजिलेंस है। इंपोर्ट कवरेज मेजर्ड इन द मंथ्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे मंथ में या ईयर में जो भी ये ट्रैप हो सकता है, ये नॉलेज पे बेस्ड है, पर आपके पहले और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो काफी ज्यादा एक्चुअल स्टेटमेंट है जो सीधे सीधे हैं, और ये मंथ की जगह ईयर हो सकता है, वीक हो सकता है, एक डिफरेंट मैटर है। ठीक है, ठीक है, यदि यूपीएससी होगा तो ये गलत होगा, जनरल है तो नॉलेज के बेस पे। ठीक है, यूपीएससी का अप्रोच रहेगा तो ये जनरली गलत ही रखते हैं, मंथ और नंबर और ये सब चीजें गलत रहेंगी। ठीक है, ये किसी ने 1-2 मारा है तो उसकी कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर 1-2 है, मारा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर 1-2-3 है। थर्ड स्टेटमेंट को मैं नहीं मान रहा हूँ आपके लिए क्योंकि वो गलत हो सकता है। ठीक है, यदि नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, तो उसका कितना इशू नहीं, बस हाँ किसी ने 2 मारा है अकेले वो गलत है ना। 1-2 मारा है तो वहाँ तक फिर भी मतलब ठीक है, मतलब रिस्पेक्टेबल है। ठीक है, with reference to money concept, consider the following statement. Money is the stock concept, not a flow concept. Liquidity is essential characteristics of money. All highly liquid assets qualify as money. All मतलब extreme. तो थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगा। अब हम दूसरे स्टेटमेंट में जाते हैं। लिक्विडिटी एसेंशियल करेक्टर, लिक्विडिटी होनी चाहिए, मनी का काम ही वही है। मनी नहीं तो क्या, लिक्विडिटी है तो मनी बोलते हैं उसको। ठीक है, दूसरा मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, नॉट ए फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिसको आप स्टॉक कर सकते हो, एक मेजरेबल टर्म में काउंट कर सकते हो, नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिसको मेजर नहीं कर सकते आप, वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, तो मनी की स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है। 39 दीपक मोहंती कमेटी, उन्होंने बोला कि इट प्रपोज्ड एन मीडियम टर्म पाथ फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट एम्फेसाइज क्रेडिट इंश्योरेंस पेंशन अलॉन्ग विद द बैंक अकाउंट। आपको नहीं लग रहा दूसरा जो स्टेटमेंट है काफी ज्यादा जनरल टाइप का है, कोई भी कमेटी होगी रिकमेंडेड करेगी ये,
ठीक है। तो अब दूसरे के साथ पक्का जाओ, तो जहां पे दूसरा नहीं उसको पहले कट करो, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। तो आपको ए कट करना चाहिए। उसके बाद इट प्रपोज्ड अ मीडियम टर्म पाथ फॉर द फाइनेंस इंक्लूजन। तो शॉर्ट टर्म पाथ कोई नहीं देता, या तो लॉन्ग टर्म देता है या मीडियम टर्म देता है। तो मीडियम टर्म भी आप एक तरह से सही मान के चल सकते हो, ठीक है, कि एक मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। तो पहला दूसरा हो गया। इट रिकमेंडेड द यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो कोई भी कमेटी यूनिवर्सल बेसिक इनकम इसलिए रिकमेंडेड नहीं करेगी, गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, क्योंकि हम लोग उसके लिए रेडी नहीं है। तो इसके लिए आपको थर्ड स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सट्रीम मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि यूबीआई रिकमेंडेड करना मतलब है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाना। वो कमेटी वही रिकमेंडेड करती है जो गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है। तो आप थर्ड स्टेटमेंट को कट करोगे, पहला और दूसरा जनरल स्टेटमेंट टाइप के लग रहे हैं, तो ये सही हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। मतलब इस तरह के अप्रोच के साथ होना चाहिए। दीपक मोहंती के जगह बाबूलाल मोहंती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। मोहंती वोहंती कोई भी कमेटी कुछ भी हो, नाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें स्टेटमेंट से फर्क पड़ना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं। ये नहीं, अभी कई लोग क्या है, दीपक लाल मोहंती है, दीपक मोहंती कमेटी को छोड़ देंगे, अरे पता ही नहीं है मोहंती कमेटी, अरे आपको 100 चीजें नहीं पता चलेंगी। अभी दूसरी कमेटी आ जाएगी, उसको भी नहीं पता होगा आपको। तो ये सोल्यूशन ही नहीं है नहीं पता, क्योंकि आपको 100 चीजें नहीं पता, और नहीं पता तो वहां पे हथियार थोड़ा डाल देने, नहीं पता। देखना है भाई, स्टेटमेंट पढ़ के, हो सकता है कुछ अपने मतलब के स्टेटमेंट्स हो उसके अंदर जिससे सॉल्यूशन निकल आए, ठीक है। तो अब इसको देखोगे तो सोल्यूशन पढ़ के स्टेटमेंट सोल्यूशन निकल आएगा आपका कि भाई हाँ ये चीज नहीं। और मैंने भी ट्राई किया है कि यहाँ पे ओनली 1 ओनली 2 ना दूं आपको और परेशान करने के लिए, इसलिए 1 ओनली या नंबर्स दिए ताकि कुछ तो हिम्मत करो सॉल्व करने की, उसको कुछ तो एलिमिनेट हो आपस में, ठीक है। जैसे अभी जो रहेगा, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेगा उसमें यही मिलेंगे आपको, ओनली 1 ओनली 2। जैसे नॉन टैरिफ बैरियर, तो मैंने आपको 2 तरह के बैरियर बताया था, एक टैरिफ बैरियर होता है, एक नॉन टैरिफ होता है, ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी टैरिफ है, क्योंकि अब 10% क्वांटिटेटिव टर्म है, तो आपका थर्ड वाला होगा नहीं, लाइसेंसिंग और कोटा आपके नॉन टैरिफ बैरियर के एग्जाम्पल से, सिंपल सा, ठीक है। 41 बोला है कि कौन कौन से इसमें सोशल प्रोटेक्शन में आते हैं, तो रूरल का ये रोड कंस्ट्रक्शन कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है ना। बाकी दोनों सोशल प्रोटेक्शन के एग्जाम्पल हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। इतना भी टफ पेपर नहीं था जितने कम नंबर आए आप लोगों के, 18 15 2 3 किसी के हैं, इतना भी नहीं था टफ। आपके साथ 64 60 कितने थे? 63। हाँ, तो मतलब 70 नंबर तक आ सकते थे इसमें, इतना भी टफ नहीं था। 70 75 कितना फालतू का क्वेश्चन था ना ये, जोड़ जोड़ के बता देना है बस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्री का 10 कुछ लाख है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईयर, ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग चेंजेस अकर्ड। अब देखो, आपको इतना ही पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर? मतलब फॉरेन जो रिजर्व बनता है किससे मिलके बनता है? 4 चीजों से, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, और आपका आईएमएफ का, और गोल्ड ट्रांच, ठीक है, या मतलब रिवर्स ट्रांच, 4 चीजों से मिलके बनता है। अब वही जो 4 चीजें दी हुई हैं, वही 4 चीजें देखनी है, 5वीं चीज दी है वो फालतू की है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको जी सेक फालतू है, क्या लेना देना उसका, है ना। और जी सेक फालतू का, तो जी सेक हटा दो, बाकी सबको जोड़ लो, इंक्रीज या डिक्रीज कर लो। जैसे ये इंक्रीज हुआ तो जोड़ लो, डिक्रीज हुआ तो माइनस कर दो, ये इंक्रीज हुआ तो इसको प्लस कर दो, ये इंक्रीज हुआ तो प्लस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो मतलब A इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो बी सी डी को जोड़ना है, तो आपका फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू आ जाएगी, वही सेम चीज है इसमें। और जी सेक का कोई लेना देना नहीं, तो जी सेक को मतलब ही नहीं रखना। क्यों था, सही था ये, सही है। तो सिंपल सा था क्वेश्चन, समझ में आया? जो सबने किया होगा ना, जिन्होंने अटेम्प्ट किया, सही है सबको, ठीक है। अब ये है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पीजे नैक, ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो छोड़ भी सकते हो, ये फैक्चुअल है थोड़ा, ठीक है, सही है। सिर्फ नचिकेत मोर का पता था, तो छोड़ दिया। नचिकेत मोर का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लाइक फोन पे, जो फोन पे जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए क्या करेक्ट है, सॉरी करेक्ट पूछा है। तो इसमें बोला है कि कैश विड्रॉल और अलाउड फ्रॉम द सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई, तो कैश विड्रॉल अभी भी अलाउड नहीं है। आप कहाँ पे कैश विड्रॉल कर पाते हो?
बोला है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो फोन पे के लिए है उसमें कैश अलाउड है, तो कैश अलाउड नहीं है, ठीक है। फोन पे इज एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज सिस्टम का नहीं है, ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। ओपन सिस्टम पीपीआई कैन यूज फॉर द परचेजिंग बोथ गुड्स एंड द सर्विसेज, तो जो आपके कैन है तो कैन के साथ आप जा सकते हो, और जो ओपन सिस्टम वाले होते हैं वो आप गुड्स और सर्विसेज दोनों, मतलब अलग अलग तरह के पीपीआई होते हैं, अब वो डिटेल में आप गूगल में एक बार पढ़ लेना क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, ओपन सिस्टम क्या होते हैं, तो आपको और आइडिया लग जाएगा, या सोल्यूशन जो भेजे उसमें भी एक बार देख लेना, ठीक है। 45 सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था स्कीम्स में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल सेक्टर, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुली फंडेड बाय सेंट्रल मैंडेट यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन बाय द स्टेट, डीबीटी इंक्रीज यूज अक्रॉस, तो ये देखो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सिंपल सही है। पहला सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मैंडेट यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन बाय द स्टेट, तो सब स्टेट यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का अलग है, ये मेन स्टेट्स का अलग है, तो सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। और सेकेंड एक्सट्रीम थोड़ा टाइप का है, फर्स्ट और थर्ड सेम, सिंपल सा ही था, ज्यादा टफ भी नहीं था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, इंडिया फॉलोज ए केस बाय केस असाइलम अप्रोच, इंडिया हैज कंप्रेहेंसिव डोमेस्टिक असाइलम लॉ, ठीक है ना। तो नॉलेज वाला ही है, मतलब यदि आपको थोड़ा बहुत पता है यार के बारे में तो कर लोगे, नहीं तो लीव भी कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स, कौन कौन से फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। कॉल मनी नहीं हो सकता, कॉल मनी इंडियन है, कॉल मनी आपको मैंने बताया था, कॉल मनी क्या होता है, ओवरनाइट जरूरत पड़ती है तो पैसा करते हैं, कॉल मनी होता है, तो कॉल मनी फॉरेन एक्सचेंज का नहीं है, आपके नोट्स में भी वो लिखा हुआ है कॉल मनी के बारे में, ठीक है। और बाकी ये करेंसी स्वैप्स कंट्रीज के बीच में होते हैं, तो फॉरेन एक्स हो सकता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपके 3 महीने 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अलग अलग, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। 48 में हायर नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, ध्यान देना। हायर इंटरेस्ट रेट कैन अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल, ज्यादा इंटरेस्ट रेट होंगे तो इंडिया में लोग इन्वेस्ट करेंगे, कैन है तो ये भी सही है, ठीक है। कैपिटल इनफ्लो कैन लीड टू करेंसी अप्रिसिएशन, ये भी सही है, कैन है तो ये भी सही है। कैपिटल इनफ्लो ऑलवेज, तो ऑलवेज है तो एक्सट्रीम है, और नॉट करेक्ट ही पूछा है इसमें, करेक्ट पूछा नहीं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? हाँ, कैपिटल इनफ्लोज ऑलवेज, कैपिटल इनफ्लोज ऑलवेज इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, ऐसा जरूरी नहीं है, और भी फैक्टर हो सकते हैं ना उसके अलावा, कैपिटल के अलावा ट्रेड बैलेंस के लिए, ठीक है। पैसा बहुत आ रहा है लेकिन रिलेशंस नहीं है अच्छे, वो भी एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी मैटर हो सकता है ट्रेड बैलेंस का, तो डिफरेंट मैटर्स और भी हो सकते हैं। तो ऑलवेज मतलब आने से, मतलब इतना दिमाग क्यों लगाना है, एक्सट्रीम में सीधा काटो ना, एक्सट्रीम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। स्पॉट मार्केट, इसमें भी नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान देना। स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड इमीडिएटली और विद इन 2 वर्किंग डे, तो T+2 वाला ही है ये एग्जाम्पल। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एलिमिनेट ऑल, ठीक है, जैसे वो ऑलवेज था ये ऑल था, और नॉट करेक्ट ही पूछा है यहाँ पे, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट हेल्प एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टेड, हेल्प है तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि हेल्प करते हैं, इसमें ऐसा तो लिखा नहीं ऑलवेज हेल्प करते हैं या ऑल करते हैं, हेल्प करते हैं फॉरवर्ड मार्केट एक्सपोर्ट और इम्पोर्टेड को, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्टर को हेल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मतलब जनरल स्टेटमेंट है। तो आपका देखो आपके सामने ही मैंने बोला ना, ट्रिक के भी क्वेश्चंस होंगे पर कम होंगे, 10-12% होंगे पर रहेंगे, पर आपको पहचानना है, तो ये दोनों क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। 50 with reference to liberalized exchange rate management system, consider the following statement, ठीक है। तो it was introduced in the early 1990s as a part of economic reform. It involved a dual exchange rate. It led to immediate full capital. ये क्या एक्सट्रीम है, बोला है कि it led to immediate full capital converter, इंडिया में तो कैपिटल कन्वर्टर है भी नहीं, और बोला इमीडिएट, तो आपको थर्ड वाला तो काटना है, तो ऑल 3 आंसर हो नहीं सकता। अब इट इन्वॉल्व
डुअल एक्सचेंज रेट और ये इट वाज इंट्रोड्यूस इन द अर्ली, तो ये आपको नॉलेज हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज पहला वाला आप स्टेटमेंट देखोगे तो एक रेंज के बारे में बता रहा है। मैंने बोला था रेंज जनरली सही होती है, वो ईयर नहीं बोल रहा, बोला अर्ली 1990s, तो एक रियल रेंज के बारे में बता रहा है और इन्वॉल्व डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम पता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज इसका आंसर नन नहीं होगा और ऑल थ्री नहीं होगा। आंसर ना नन होगा ना ऑल थ्री होगा, पहला और दूसरा कोई भी हो सकता है। ठीक है। एप्रिसिएशन अकर्स, ये डेप्रिसिएशन ये सिंपल सा है, और डेप्रिसिएशन ऑलवेज, तो थर्ड है, थर्ड काटो और बाकी कैन कैन है तो कैन कैन से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था कि मतलब इतने कम मार्क्स आए, तो इसलिए अप्रोच को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करो। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट में बोला है कि कौन सी एक्सटर्नल सेक्टर की वनरेबिलिटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, हाई शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और हाई इंपोर्ट डिपेंडेंट, तीनों बढ़ा सकते हैं, तीनों आपकी वनरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं ना, तीनों खतरनाक चीजें हैं। इंपोर्ट पे मतलब क्रूड ऑयल पे ज्यादा, लो फॉरेन, हाई शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, ये सब क्या है आपकी वनरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तीनों बढ़ा सकते हैं। बोला कौन सा करेक्ट नहीं है, कोई भी करेक्ट नहीं है क्योंकि तीनों सही है स्टेटमेंट, तीनों बढ़ा सकते हैं आपकी वनरेबिलिटी को। क्लियर, तो ये सही है सबका, ये 52 बिल्कुल सिंपल, 52 बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। ठीक है, 53, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है तो आप एक्सपोर्ट सब्सिडी दो, प्रोडक्ट सेलिंग इंसेंटिव दो, ड्यूटी ड्रॉबैक दो। एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग क्या है, ये इंपोर्ट को कम करने के लिए है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं। ये इंपोर्ट को कम करने के लिए एक्टिविटी दो है, वो उसको एक्सपोर्ट से लेने देने नहीं है। ठीक है, ये आपके टैरिफ बैरियर है, एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, ये आपके इंपोर्ट को कम करती हैं, इनको एक्सपोर्ट से कोई लेने देने नहीं, और एक्सपोर्ट के लिए बाकी आपको सब पता ही है। ठीक है, मतलब ये डुएबल पेपर था। ठीक है, अब जैसे गार्ड का क्वेश्चन है, यही ब्रेटन वुड वाला क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, कि गार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, सही बात है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से गार्ड डेवलप किया गया था। इट एम टू रिडक्शन ऑफ टैरिफ, ये भी सही है। गार्ड वाज रिप्लेस्ड बाय WTO इन 1995। यदि ये क्वेश्चन देखा होता तो वो ब्रेटन वुड वाला क्वेश्चन आप लिंक कर सकते थे उसको। ऐसे भी कई क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, इस बार यूपीएससी में फिस्कल डेफिसिट वाले क्वेश्चंस आए थे तो एक दो रिपीट टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये भी होते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन देख के आपको इमीडिएट वहां पे जाना चाहिए ब्रेटन वुड में कि भाई यहाँ तो WTO है, WTO जब 95 में तो वहाँ नहीं हो सकता। उसमें ब्रेटन वुड के बारे में बोला, ब्रेटन वुड 1945 में हुआ, यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ कि WTO 95 में रिप्लेस किया गया, इसका मतलब वो नहीं आंसर हो सकता। ये सब भी आपको इंटरलिंकिंग करनी है पेपर के अंदर। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में बोला है कि एक्सपेंडिचर न्यू मशीनरी और इक्विपमेंट इंक्लूड किया जाता है। जब आप कोई कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो तो आपको न्यू मशीनरी इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, पहला वाला परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड बाय द हाउस होल्ड इन, जो आपके शेयर्स और बॉन्ड हैं क्या वो कैपिटल फॉर्मेशन है? नहीं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो चीज होती है जो फिक्स होती है। ठीक है, आपके जो शेयर्स और वे है वो चीजें कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आती, इसलिए जो परचेज ऑफ शेयर और बॉन्ड है आपके वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। जीसीएफ रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस इन द फ्यूचर। सही बात है, आज आपने लैंड खरीदी, नई मशीनरी बनाई तो फ्यूचर में प्रोडक्ट भी बनाओगे। आपका पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट देखो मैच कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो मशीनरी इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन में, इसका ही मतलब है कि आप फ्यूचर में गुड्स और सर्विस भी बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे। तो पहला और तीसरा साथ में जाएंगे, तो जहाँ पे आपको पहला तीसरा साथ में जाए वो सी और डी हो सकता है। बी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि शेयर मार्केट और ये सब चीजें कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, मनी मार्केट है ये। आपके जो शेयर मार्केट है सब मनी मार्केट के पार्ट है। ठीक है, 56 बोला है कि कौन से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बना सकते हैं। सिंपल था क्वेश्चन, ये गलत है किसी का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इसमें पूछा है करेक्ट नॉट करेक्ट बताओ, तो WPI डिसकंटिन्यूड, ये तो इनकरेक्ट ही है, WPI तो चल रहा है। ठीक है, इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम WPI टू CPI, सही है, CPI 2 से 6%। ठीक है, और CPI मंथली पब्लिश होता है, ये भी पता है।
ठीक है, सीपीआई मंथली पब्लिश होता है तो ये भी सही है। तो आपको एक ही जो गलत है वही डिसकंटिन्यूड वाला गलत है। 58 नाफ्टा के बारे में बोला है कि नाफ्टा में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, तो नाफ्टा भी ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, बट इसमें देखो नाफ्टा कवर्ड सर्विसेज बट एक्सक्लूडेड कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये आप हटा दो। 59 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ये कन्वर्जन करता है, ये ओनली क्या है आपको 59 में थर्ड स्टेटमेंट ओनली है, ओनली कटेगा तो क्या आंसर कटेगा, सी और डी, और पहला और दूसरा है, पहला पता ही है, और स्पॉट फॉरवर्ड ऑफ स्पेस तो ऐप ट्रांजेक्शन होते ही हैं, ठीक है, इसीलिए होता ही है ये, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिस्पेक्ट में बोला है कि इट एम्ड एट द फुल एक्सट्रीम, सी और डी कट करो, ए और बी में कोई एक आंसर है, ए और बी में कोई एक आंसर मार दो, ठीक है। कई लोग आए होंगे 50-50 में, फिर उसका भी गलत हो रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाओ और क्या। देखो ये इतना सारा मैंने कम से कम 6-7-8 क्वेश्चन बताए जो आपके सीधे सीधे 50-50 में आ रहे हैं, ठीक है। बोला है कि पर कैपिटा इनकम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड डिवाइडिंग द सिंपल सा, पर कैपिटा इनकम मतलब पूरे देश की इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, पर कैपिटा आगे वही पहला दिया हुआ है। इट रिफ्लेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कंट्री, पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाती, क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि आपको पर कैपिटा इनकम से ये पता नहीं चलता कि कौन गरीब है कौन अमीर है। पर कैपिटा इनकम आपके देश के अंदर का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाती। आपका मान लो पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख रुपए पर महीने का इंडिया का पर कैपिटा इनकम है 1.5 लाख रुपए पर महीने, क्या ये बताएगा कि कौन 50,000 कमाता है, कौन 20,000 कमाता है, कौन 5 लाख कमाता है, नहीं बताता। पर कैपिटा इनकम देश की इनकम है ये, पर कैंडिडेट की, पर अंदर ये नहीं बताया, ये अंदर नहीं बताती, अंदर नहीं बताता कि कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब आपका सेकंड कटता तो सीधा आंसर आ जाता, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट कैसे सही होगा, सेकंड स्टेटमेंट सही हो नहीं सकता क्योंकि पर कैपिटा इनकम अंदर की चीज नहीं बता पाएगी कि वो आपका कितना किसका इनकम है, बताएगा क्या। मैंने ऐसा सोचा था कि मतलब पर कैपिटा इनकम अर्बन एंड रूरल वो दोनों अलग-अलग, चलो अर्बन रूरल भी बता दिया, तब भी आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बताओगे कि शेड्यूल कास्ट कितना कमाता है, ब्राह्मण कितना कमाता है, मुस्लिम कितना कमाते हैं, हिंदू कितना कमाते हैं, नहीं बता सकते ना। इनकम देखो आप एक एंगल से क्यों सोचते हो अर्बन और रूरल, 100 एंगल और भी तो हैं, वहां पे दिमाग जाना चाहिए ना कि 100 एंगल में कैसे बताएगा वो, और किसी एक एंगल में भी नहीं बताया उसने तो नहीं बताया, इसका मतलब गलत हो गया वो, ठीक है। 62 नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, ऑलवेज गलत है। ट्रेड डेफिसिट ओनली टू गुड्स ट्रेड, ये मैंने आपको बताया ट्रेड में सिर्फ गुड्स देखते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया ट्रेड में सिर्फ गुड्स देखते हैं। कैड इंट्रोड्यूस द सर्विस, कैड में आपका सर्विसेज और इनकम भी रहता है, कैड पूरा होता है, करंट अकाउंट पूरा होता है जिसमें गुड्स इनविजिबल और विजिबल, ठीक है, विजिबल में गुड्स होते हैं, इनविजुअल में एसआईटी होता है, सर्विस इनकम और ट्रांसफर्स, ठीक है। वो जो गुड्स वाला पार्ट है वो केवल ट्रेड डेफिसिट हम गुड्स में देखते हैं, हम पूरा कैड विजिबल और इनविजिबल दोनों में देखते हैं, ठीक है। 63 कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्लो, तभी तो हम लोग फ्री बोला ना उसको। इंडिया हैज फुल कैपिटल, कितनी बार मैंने पूछा है कम से कम ये मैंने स्टेटमेंट 3 बार पूरा पेपर में पूछा है, फुल कन्वर्टिबिलिटी फुल कन्वर्टिबिलिटी फुल कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, इंडिया की फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, कैपिटल में नहीं है, ठीक है। और सीएसी इंक्रीज द वनरेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल शॉक्स, यदि आप कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करोगे तो एक्सटर्नल शॉक्स बढ़ेंगे, क्योंकि आप पूरे कभी भी यदि अलाउ कर दो कि डॉलर रुपए और रुपए डॉलर में कन्वर्ट हो जाए तो एक्सटर्नल शॉक्स मिलेंगे ना, क्योंकि रुपए सॉफ्ट करेंसी है, रुपए बीइंग अ सॉफ्ट करेंसी आपको एक्सटर्नल शॉक्स मिलेंगे, कभी जैसे वेनेजुएला में के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया तो आपको ऑयल का सप्लाई बंद हो गया, रुपए में फिर से झटका लगा, इसलिए हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को लिमिट कर रखा है, ठीक है। हमारी करंट अकाउंट फुली कन्वर्टेबल है, कैपिटल अकाउंट फुली कन्वर्टेबल इंडिया में नहीं है, ठीक है। अभी नैरो मनी ब्रॉड मनी तो हो जाएगा, सिंपल सा था, तो सिंपल वाले ये भी हो जाएगा। ये बेस ईयर में टोटल कॉस्ट बास्केट के 3,000 रुपए है, इन द करंट ईयर द प्राइस ऑफ फूड आइटम इन द बास्केट इंक्रीज बाय 10%,
clothing by the 5% and housing by the 8%, the price changes for all item in the base what equally, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना होगा? तो इसमें यही पूछा गया है कि आपका 3,000 रुपए का था, तो आप 3,000 रुपए में आपका फूड आइटम का प्राइस बढ़ गया 10%, ठीक है ना, और क्लॉथिंग का 5% और हाउसिंग का 3%, तो कितना टोटल बढ़ा? 10%. प्राइस चेंजेस फॉर ऑल आइटम वेटेड इक्वली, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सीपीआई फॉर द करंट ईयर? तो आप 10% निकालो, 30 रुपए, और 30 रुपए के बाद 5 रुपए का कितना हुआ? 15, 30 और 15 45, 45 और 24 कितना हुआ? 45 और 24 45 प्लस 24 और 69. इसका कैलकुलेशन एक बार मैंने भेजा है क्या सोल्यूशन में? एक बार चेक करो आप. सोल्यूशन है तो पीडीएफ किसी के पास? पीडीएफ मैंने सोल्यूशन भेजे थे इसके कुछ. देखो 65 को मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है. 107 का कैलकुलेशन मैंने भेजा हुआ, ठीक है. इसको मैं देखता हूँ, ठीक है. 66 में ये कोर इन्फ्लेशन है, ये भी पता है. कोर इन्फ्लेशन में क्या काउंट नहीं करते? फूड और फ्यूल, ठीक है. तो इट एक्सक्लूडेड द फूड और फ्यूल, इट रिफ्लेक्ट द डिमांड साइड, इट लेस वॉलेटाइल देन द हेडलाइन, ठीक है. ऑल शेड्यूल बैंक सिंपल सा है. रीजनल रूरल बैंक शेड्यूल है. कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेटरी, एक्सक्लूसिव है आरबीआई नहीं, एक्सक्लूसिव आरबीआई नहीं, आरबीआई के साथ में स्टेट वाला भी होता है, ठीक है. 68 इसमें करेक्ट पूछा है. सीबीडीसी इज लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक. सीबीडीसी जो होगा, क्रिप्टो करेंसी लीगल है, तो क्या गलत हो जाएगा? सी. डिजिटल वैलेट क्रिएटेड द मनी सप्लाई इंडिपेंडेंटली. तो डिजिटल वैलेट होते हैं, उन्हें मनी सप्लाई इंडिपेंडेंट होती है नहीं, वो लिंक होती है अकाउंट के साथ. जो डिजिटल वैलेट्स होते हैं उसमें जो मनी सप्लाई होती है इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो लिंक के साथ होती है, अकाउंट के साथ आपके साथ लिंक होती है. आपकी जो डिजिटल वैलेट है उसमें आपकी मनी सप्लाई इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, बट पेटीएम वॉलेट में तो हम लोग कहाँ से डालते हो? कहाँ से? बैंक के अकाउंट से लिंक होती है ना, इंडिपेंडेंटली. ऐसा नहीं होता कि उसका वैलेट का कोई अकाउंट नंबर है वहां पे आप जाके पैसा डालते हो. आप ये इंडिपेंडेंट मनी सप्लाई नहीं है, वो मनी अकाउंट से लिंक है. हर एक डिजिटल वैलेट्स का जो भी है वो सबके सब अकाउंट लिंकेज है, इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है उसका, ठीक है. उसका कोई कोड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि आप अलग से पैसा उसमें डाल दो, ठीक है. 69 मनी मल्टीप्लायर, सीआरआर और मल्टीप्लायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं. डिपेंड ऑन द, इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑन ऑल एक्सट्रीम है. आपका थर्ड स्टेटमेंट देखो 69 का एक्सट्रीम है ना, थर्ड, ठीक है. सर 65 हाँ वो मैं देख लेंगे अभी, ठीक है. 69 हो गया. 69 में कोई डाउट है किसी को? सिंपल सा है, कोई डाउट हो तो बताओ. 70 विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी डिस्टिंग्विश कैपिटल मार्केट फ्रॉम द, आपका 70 में मेच्योरिटी पीरियड, रिस्क प्रोफाइल, लिक्विडिटी लेवल, ये तीनों चीजें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में फर्क क्या है? नंबर पहला टाइम का, 1 साल के ऊपर, तो मेच्योरिटी पीरियड. रिस्क प्रोफाइल में होता है कि आपका मनी मार्केट में 1 साल के नीचे टी बिल और ये सब होते हैं, उसमें जीसेक और बॉन्ड होते हैं, तो सबका रिस्क प्रोफाइल भी अलग होता है. नंबर थर्ड लिक्विडिटी लेवल अलग होगा, क्योंकि जीसेक 8 साल में भूनता है और टी बिल आपका 12 दिन में, 81 डे में, 162 में और 364 में होता है, तो लिक्विडिटी लेवल के हिसाब से भी अंतर है, ठीक है. तो ये आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है पर ये अप्लाइड है, आपको ये सिंपल तरीके से कैपिटल और करंट के बीच में आपको अंतर पता है तो आप ये कर सकते हैं. क्लियर? 71 अब ये वाला जैसे क्वेश्चन है, ठीक है. न्यू सीरीज बनाई गई है एक 2011 से, और बोला है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है. न्यू सीरीज, इट लेड टू लोअर जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट कंपेयर टू द ओल्ड सीरीज. नई सीरीज बनाई क्यों जाती है? गवर्नमेंट कभी नई सीरीज बनाएगा अपनी ग्रोथ को कम दिखाने के लिए? बनाएगा ही क्यों? नई सीरीज जो बनाएगा क्यों? जिससे ग्रोथ कम हो रही है, ऐसी कोई चीज बनाएगा नहीं जिससे उसकी गवर्नमेंट में खतरा आ रहा है. तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट सही है क्या? तो आंसर आ जाएगा. बस मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको जरूरत नहीं है कि हर चीज जानने की, बट आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है कि कोई चीज नई बनाई जाएगी, नया गवर्नमेंट प्रपोज करेगी, तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी लोअर जीडीपी ग्रोथ दिखे.
डेटा मैनिपुलेशन गवर्नमेंट इस तरह से करेगी कि उसको और ज्यादा ग्रोथ दिखे, हो 2% की दिखे 20% की, गवर्नमेंट तो यही करती है ना। तो नई सीरीज लोअर जीडीपी ग्रोथ है, इसका मतलब है कि ये ऐसा क्यों करेगा, ये तो वो है ना, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से क्यों नहीं सोच पा रहे, क्यों तनवी, इस तरह की सोच क्यों नहीं आती? जब हम क्यों फंस जाते हैं ये एमसीए में, दुनिया भर में उसमें उसमें क्यों फंस जाते हैं हम लोग? ये एमसीए 21 है, कुछ पढ़ा वड़ा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ऐसा क्यों फंस जाते हैं हम लोग? क्या दिक्कत क्या है? क्यों सैफ अली? वही दिखता है, उसी से इंटिमिडेट हो जाते हैं। नहीं तो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, तो ये मतलब ये यदि ऐसा दिखेगा इसका मतलब ये कि अप्रोच नहीं है ना सही। मतलब देख के घबराना क्यों कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं भी पता, न्यू सीरीज है, कुछ भी है, मैंने कुछ आपको नया बताया क्या इसके बारे में? बताया, मुझे बताना भी नहीं, मुझे शौक भी बताने का नहीं है कि ये क्या सीरीज वीरीज है, मुझे क्यों लोड नहीं बढ़ाना। ठीक है, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आपको पता है कि नहीं पता। एमसीए क्या है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आपको न्यू सीरीज पता है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं भी पता, फिर भी हम एक कॉमन सेंस से सॉल्व कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कमी है, नॉलेज वाली बात नहीं है ये। कितना पढ़ोगे, ठीक है, मतलब बेसिक करने के बाद कितना पढ़ोगे, बेसिक तो कर लो पहले, उसका कितना पढ़ोगे, लिमिट है ना पढ़ने की, नॉलेज की। जैसे सानिका कितना पढ़ेगी, सब कुछ पढ़ चुकी है ना, क्यों रीता, सब कुछ पढ़ चुकी है अभी सानिका। अभी आगे क्या करना है, सिर्फ दिमाग को स्थिर करके, थोड़ा स्थिर करके दिमाग, लॉजिक यूज करना है और पेपर देना है आके है ना। तो पेपर देना है। नंबर कितने थे आपके? नंबर अच्छे हैं ना? हाँ 44, मतलब थोड़ा है, कॉमन सेंस लगा है इसमें। नंबर बता देते, कॉमन सेंस लगा कि नॉलेज लगी है। तभी तो मैंने बोला ना, जाते सीधा गोला मारो, पहले क्वेश्चन पढ़ के सीधा करेक्ट नॉन करेक्ट में वो आदत बना लो, वो आदत जरूरी है। ठीक है, सर फिर ऐसा भी मेरे लिए अभी प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि रॉन्ग क्वेश्चंस में मैं बैठ कर, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है जो एक्चुअली में मेरे को नहीं करना चाहिए था, उधर मैंने बैठ लेके टिक लगा के वो मार नहीं तो वो फिर वो सब में करना है आपको, तभी तो पॉजिटिव निकल के आएगा। आप लोग सेलेक्टिवली मत करो। मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट ईयर भी बताया था, पूरा मारो, पूरा 90-95 तक मारो, पर सब में फिर ट्रिक मारो जो नॉलेज से नहीं सॉल्व हो रहे उसमें, तब जाके आपका नेट पॉजिटिव आएगा। आप सेलेक्टिवली मारोगे कि इसमें मन कर रहा है तो ट्रिक लगा लेते हैं, इसमें मन नहीं कर रहा तो नहीं लगाते हैं, ये अप्रोच सही नहीं है। यदि आपको नॉलेज से सॉल्व नहीं करना है तो बाकी सबको फिर लॉजिक से सॉल्व करो। यदि नॉलेज खत्म हो गई है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो फिर लॉजिक से करो, फिर सबको करो, सेलेक्टिवली मत करो। सेलेक्टिवली में क्या होगा ना, कि मैंने आपको बोला था कि 70% का रेशियो होता है, मतलब ट्रिक लगाने के बाद भी आपके 60-70% ही सही होंगे, हर 10 में 6 सही होंगे। तो 6 सही होंगे मतलब 6 दूनी 12 नंबर और 4 गलत है, इसका मतलब आपका 4 × 8 डिवाइड बाई 3 नंबर जाएगा, तो फिर भी लगभग 8-9 नंबर मिलेंगे आपको पॉजिटिव हर 10 क्वेश्चन में। यदि आपने ऐसे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको 50 नंबर मिल जाएंगे, पर सबको करना पड़ेगा, फिर आपको एक लाइन से सारे करने पड़ेंगे। अटेम्प्ट, उससे अटेम्प्ट भी बढ़ जाएगा आपका, जो आप 60, 70, 80 में खेल रहे हो आपके 95 तक जाएगा। अभी आई थिंक उसमें तो 92, 90 हो किया, 100 के ऊपर नंबर है। प्रोबेबिलिटी बढ़ती है जब आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाते हो, ट्रिक को, अपनी लॉजिक को, और लॉजिक ट्रिक कैसे, यूनिफॉर्म, उसमें भी रेंडमनेस में, मतलब ऑलवेज काटना है तो काटना है, गलत हो या सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज नहीं है तो ओनली काटना है तो काटना है, नंबर काटना है तो काटना है। यदि नॉलेज नहीं है मुझे पता है कि हाँ ये 28 स्टेट्स होते हैं, इसमें 28 ही दिए, तो वो बेवकूफ़ी है काटना कि मुझे पता है कि इंडिया में 28 स्टेट है और मुझे दिख रहा है इंडिया से 28, फिर मैं काट रही हूँ उसको, ये क्योंकि नंबर है, ये बेवकूफ़ी है। मतलब आपको नॉलेज है, नंबर, फिर नंबर गेम नहीं, नॉलेज प्रायोरिटी है, नॉलेज के बाद फिर आपको यदि नहीं पता तो फिर लॉजिक लगाओ, पर लॉजिक यूनिफॉर्म लगनी चाहिए पूरे पेपर में। ठीक है, करेक्ट पूछा है इसमें। इंडिया ऑफिशियली पब्लिश द पीपीआई इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स, पीपीआई मेजर द प्राइस चेंजेस इन द प्रोडक्शन लेवल। देखो, इंडिया ऑफिशियली पब्लिश पीपीआई यदि होता तो आपको पीपीआई के बारे में डेटा कभी सुनने को मिलता।
हमें सीपीआई के बारे में मिलता है, डब्ल्यूपीआई के बारे में, पर पीपीआई के बारे में हमें डेटा सुनने को नहीं मिलता। तो जो चीज़ आपने नहीं सुनी वो जनरली नहीं होती, ठीक है। तो अब इसमें थर्ड स्टेटमेंट कट करके आप आंसर निकाल सकते हो। 73 भी सिंपल है। इट इज बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जीडीपी डिफ्लेटर दिस इट एक्सक्लूड इट इज अनअफेक्टेड। कोई भी चीज अनअफेक्टेड कैसे रह सकती है? मैंने बोला है कि जीडीपी डिफ्लेटर अनअफेक्टेड रहता है कंजम्पशन पैटर्न से। मैंने आपको पहले बताया कि जीडीपी डिफ्लेटर है इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका। यदि वो कंजम्पशन पैटर्न से अनअफेक्टेड है तो मेजर ही क्या कर रहा है वो? यदि वो कंजम्पशन पैटर्न से अनअफेक्टेड है तो क्या मेजर कर रहा है वो? आप 10 किलो की जगह 20 किलो खा रहे हो, इसका मतलब डिमांड बढ़ गई। आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ और डिमांड बढ़ने को भी वो ट्रैक नहीं कर रहा, तो कर क्या रहा है वो? समझ रहे हो? तो आप इसका थर्ड स्टेटमेंट काटो और ए या बी में कम से कम पहुंचो, ए या बी में पहुंचो। एटलीस्ट यहां तक तो आपको पहुंचना चाहिए। आपको ये सोच के, जैसे मैं जो सोच बता रहा हूं, इस सोच के साथ आपको यहां तक पहुंचना चाहिए कि भाई वो कर क्या रहा है, मेजर नहीं कर रहा तो फिर क्या कर रहा है बैठ के वहां पे, ठीक है। तो ये सोच के साथ वहां तक पहुंचो। अनअफेक्टेड मतलब एक्सट्रीम है, ये कोई चीज अनअफेक्टेड है मतलब एक्सट्रीम चीज है वो, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव, बकवास क्वेश्चन है ये। 75, ठीक है। इंटरनेशनल, अब क्या बोला है? डोमेस्टिक ईटीएफ हैज नो लिंक विद द एक्सचेंज रेट। पहले वाला इंटरनल एक्सचेंज रेट ऐसा बोला है कि जो ईटीएफ होते हैं उनका एक्सचेंज रेट साथ लिंक नहीं है। यदि एक्सचेंज रेट के साथ लिंक नहीं होता इन लोगों का, तो ये जो ऊपर के क्वेश्चंस है ना, करेंसी हेज ईटीएफ एलिमिनेट द एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट एक्सपोज द, तो ये दोनों बता रहे हैं 1 और 2 कि कुछ रिलेशन है फॉरेन के साथ, और थर्ड वाला बता रहा है कि कोई रिलेशन नहीं होता। तो या तो 1 2 सही है या थर्ड सही है, या तो 1 2 सही है या तो थर्ड सही है। इसका मतलब ऑल 3 सही नहीं है और नन सही नहीं है। आंसर ए होगा या आंसर बी होगा। जहां तक आपको आना चाहिए, इवन आफ्टर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी यहां तक आपको आना चाहिए सोच के साथ, या तो तीसरा सही है या पहला दूसरा सही है। तो ऑल 3 और नन नहीं होगा, ए और बी में आंसर होगा। ए और बी में फिर आप सोचो कि कौन सा बेटर बेट है। क्या मैं वो 2 के साथ मुझे ज्यादा कंफर्ट महसूस हो रहा है या थर्ड के साथ ज्यादा कंफर्ट है? थर्ड वाला कहीं ना कहीं नो लिंक, तो लग रहा है थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का कि भाई नो लिंक, मान लो हो सकता है कोई लिंक निकल आए, मैंने नहीं पता मुझे, ठीक है। तो अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि ए और बी में आंसर है, इसका मतलब आप 1 और 2 को सही मान रहे हो या 3 को मान रहे हो। 3 आपको थोड़ा लग रहा है कि एक्सट्रीम टाइप का लग रहा है, हटा देते हैं, 1 और 2 में जाते हैं। उसमें भी आपको 2 के बाद जाने के बाद थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देखना पड़ेगा कौन सा आपको बेटर फील दे रहा है। अब इसमें क्या है, में और बाय डिफॉल्ट एक्सट्रीम है। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये सब नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था कि ये कहाँ टफ कहाँ था पेपर ये, ठीक। मतलब ये इजीली मतलब 70-80 नंबर तक तो आ ही सकते थे, 80 तक, 80 तक तो आ सकते थे। ऐसा कुछ मैं नॉलेज और सबको मिक्स करके दिया था कि कम से कम 20-25 क्वेश्चन आप वैसे सॉल्व कर लो, बाकी क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर लो। सर इधर ओनली 3 लिखते हैं ना, उधर हम ऑप्शन लिखते हैं 1 3 5, तो वो ऑप्शन गलत होते हैं ना। तो इसका तो तुक्का मारा है आपने। तो गलत तो होना ही चाहिए, आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नन को कट करते हैं और जिधर 1 2 3 4 है ज्यादा ऑप्शन है उधर कट वगैरह, तो ऐसा स्कोर निकाला तो 24 25 स्कोर आ रहा है, और ये ऑप्शंस से प्रॉपर चेक करेगा तो 3.66। हाँ तो तुक्का मारा है ना बाकी सब में। मैट्रिक्स से अच्छा हो रहा है स्कोर ऐसा। हाँ नहीं, ट्रिक मतलब नॉलेज खत्म हो जाए तो ट्रिक लगाना है आपको। तो ट्रिक से 25 ऐसा स्कोर आ रहा है। हाँ तो पर नॉलेज पहले, ट्रिक के भरोसे बाद में, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन का यूज करो। 77 नॉट बोला है एशियन डेवलपमेंट यूएन की स्पेशल एजेंसी नहीं है। यूएन से क्या लेने देना एशियन बैंक का? यूएन से एशियन बैंक का क्या लेना देना? एशिया अलग है, यूएन अलग है, ठीक है। और एशिया है तो एसएफएसपी पे फोकस करेगा और लोन और टेक्निकल असिस्टेंट दे सकता है, तो ये जनरल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। क्यों? अच्छा नॉट, तो ये तो मतलब बोला ना, इसको गोला लगाना है पहले नंबर पे। ये मैं आगे के
आंसर हाँ नहीं मार्क की। मार्क करना है, थोड़ा हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। अब क्या लिखा है, एटीएफ नेसेसरली, नेसेसरली मतलब कंपल्सन है, इसका मतलब नहीं आंसर हो सकता वो। बाकी आपको पता है नहीं पता, कोई दिक्कत ही नहीं है बाकी चीजें। अब देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूछा है यहाँ पे, वही क्वेश्चन वहां पे पूछा है, WTO IBRD वाला। यदि आपको यहाँ पे IBRD पता है तो वहां का भी आपको ब्रेटन वुड पता हो जाएगा। दो क्वेश्चन लिंक हुए, ऐसे क्वेश्चन लिंक होते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल सा ही है, करंट अकाउंट का कौन सा है वो, आप वो इमेज है ना, करंट अकाउंट कैपिटल करंट में एजुअल व इंडिविजुअल, उसी का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने डाले थे गरीब बच्चों के लिए, मतलब ताकि वो कम से कम कुछ नहीं पढ़ के आ रहे हैं तो इतने कम से कम ये 10-12 क्वेश्चन जो है वो तो कम से कम सॉल्व कर लें, ठीक है, ताकि कुछ नहीं पढ़ो तो कम से कम ये वो फिगर जो बताया है उसमें तो आंसर नहीं। अब इसमें भी गलत करोगे तो क्या ही सही करोगे, ये तो गलत नहीं किसी का, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, फिर तो फालतू के क्वेश्चन है सब, ये क्वालिटेटिव कंट्रोल और ये सब फालतू है, ये भी फालतू क्वेश्चन 81 भी, ठीक है। अब ये है कि राइज इन द एक्सटर्नल डेट इंक्रीज द बर्डन ऑन द डेट सर्विंग कंट्री, एक्सटर्नल डेट हैज टू प्रीपेड, तो ये भी सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा और फेमा के बारे में बोला है। थर्ड में क्या है तन्वी, ऑल, ऑल कट करो और आंसर मिल जाएगा आपको, बाकी नहीं पता तो नहीं पता, फिर भी ये सब हर साल दिखा है कि नहीं दिखा पेपर में, तो ये आपको मैंने जो अपने 2025 का लिंक भेजा था, अच्छा समीर आपको भी नहीं दिखा क्या ऑल ये सब, इस पेपर के बाद भेजा था कि आप तो पहले से ट्रिप सब देख चुके हो। कहाँ ये कृषि कहाँ थी, ठीक है, तो ये थर्ड काटो, ठीक है। ऑल दिखा, अभी सबको दिख रहा है ना, तो समीर अभी दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा, अभी ऑल ऑलवेज ये सब दिख रहा है हर साल, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, अर्निंग पर शेयर 500 डिवाइड बाई 25, ये 500 डिवाइड 25 आ जाएगा ना, P बाई ई, P बाई का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई EPS, तो ये सिंपल, ना भी पता हो तो कुछ डिवाइड करके देख लो जो आ जाए वही है, कुछ भी रेशियो पूछा है यहाँ पे, रेशियो है तो बोलो डिवाइड करके जो फंस जाए, कुछ जो ऑप्शन फंस जाए तो डिवाइड करके 500 से 25 को डिवाइड करो या 25 से 500 को डिवाइड करो, कुछ तो डिवाइड करने में आ जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं भी पता तो इस तरह से कर सकते हो। इन्फ्लेशन टारगेटिंग है जो मॉनेटरी पॉलिसी, सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या मॉनेटरी पॉलिसी है ना RBI की। इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिस्ट्रिक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमी बाय फोकसिंग ऑन द प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन टारगेट रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, ये ओपन करती है, आपको रिस्ट्रिक्ट करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती सेंट्रल बैंक को, ये चांस देती है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को सही करो। रिस्ट्रिक्ट इज द रॉन्ग वर्ड, रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, रिस्ट्रिक्ट करेगी तो मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करेगी, फिर एक्सट्रीम है, ठीक है। इसमें करेक्ट पूछा है कि ITU और IP करता है वो WPO LO, तो ये चलो नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में भी आपको पता चल जाएगा। 87 कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। RRB वर क्रिएटेड, सिंपल सी बात है, RRB क्रिएट ही किया गया था रूरल क्रेडिट को बढ़ाने के लिए। ऑनर से वो RRB सेंट्रल बैंक स्टेट स्पॉन्सर और प्राइवेट को करता है। अभी ये इसलिए मैंने क्यों डाला, क्योंकि ये 2015 में जब RRB का अमेंडमेंट हुआ तो प्राइवेट फाइनेंशियल आए उसमें, ये मैंने बताया भी था। इसके पहले 3 लोगों के पास था, स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक और सेंट्रल के पास, अभी प्राइवेट भी ऐड हो गया उसमें 2015 अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। RRB आउटसाइड कैसे हो सकता है, सब कुछ RBI के परव्यू में ही है, जितनी बैंक हैं सब परव्यू में, हो सकता है डुअल रेगुलेशन हो सकता है RBI के साथ स्टेट हो या कोई हो, पर RBI सबके परव्यू में जो बैंकें हैं, ठीक है। तो ये तो आउटसाइड मतलब एक्सट्रीम है और गलत स्टेटमेंट भी है। 88 देखो 3 स्टेटमेंट बोले गए हैं, सॉरी R1 A है और R1 R2 2 रीजन है,
गवर्नमेंट डेट कैन हैव, कैन मतलब पॉसिबिलिटी, तो आपका ओनली R1 R2 करेक्ट तो नहीं होगा, डी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ए सही है, ठीक है, R1 R2 नहीं होगा। गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज द डिमांड फॉर मनी पोटेंशियली लीड इनको हायर इंटरेस्ट रेट, सिंपल सी बात है। इफ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस डेट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इट मेड टू हायर इन्फ्लेशन, ये भी सही है। तो ये दोनों एक साथ सही है और इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी है, ठीक है। जनरली है, जनरली हो सकता है। QFI मोर डिपेंड एफडीआई इन्वॉल्व, तो ऐसा कोई एक्सट्रीम तो दिख नहीं रहा है कि कुछ एक्सट्रीम चीज बोल रहा है वो। जनरली है, वर्ड है कि भाई एफडीआई इन्वॉल्व मैनेजमेंट इन द लॉन्ग टर्म, एफडीआई मतलब 10% से ज्यादा का होगा और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। इसमें करेक्ट पूछा है, नीर इज द वेटेज एवरेज, रीड इज द इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो यही होता है ना, जो नीर की वैल्यू होती है वेटेज होती है, रीर जो होती है वो नीर से इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, और राइज इन द रीर इंडिकेट इम्प्रूव्ड एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स, ये जो रीर बढ़ेगा तो इम्प्रूव्ड एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स बढ़ती है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? यदि रीर की वैल्यू बढ़ेगी तो इससे एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स बढ़ेगा, ये सही है क्या? रीर की वैल्यू बढ़ने से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है। ये बताओ गलत कैसे है? रीर की वैल्यू बढ़ने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कॉम्पिटिटिवनेस से बढ़ता है, ये गलत है। बताओ इसको जल्दी, रीर बढ़ने से एक्सपोर्ट कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? ये गलत स्टेटमेंट है, बढ़ता नहीं है। नीर की वैल्यू बढ़ने से मतलब क्या हुआ? राइज इन रीर का मतलब क्या? रीर बढ़ना मतलब क्या हो गया? रीर का बढ़ना का मतलब क्या हुआ? $1 इक्वल टू मान लो 80 रुपए था और $1 इक्वल टू 90 रुपए हो गया, तो रीर बढ़ा। देखो अभी क्या है, नीर इज द वेटेड आवर और बायलैटरल एक्सचेंज है ना, नीर की वैल्यू यही होती है। यदि आपका रीर की वैल्यू बढ़ती है तो बोलता है कि इम्प्रूव्ड एक्सपोर्ट आपका इम्प्रूव होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? रीर की वैल्यू बढ़ना, देखो नीर की वैल्यू बढ़ी, नीर की वैल्यू बढ़ेगी, रीर की वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ठीक है ना। तो यदि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, इसका मतलब ये रीर की वैल्यू आपकी इम्प्रूव्ड करेगी एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये जरूरी नहीं है। वो इन्फ्लेशन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन क्या है, ताकि उसकी एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स बढ़ रही है कि नहीं घट रही। जैसे एग्जांपल लेते हैं, नीर की वैल्यू है $1 इक्वल टू 80 रुपए, इन्फ्लेशन एडजस्ट होकर आई $1 की वैल्यू 70 रुपए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब रीर बढ़ गया, रीर बढ़ गया मतलब 70 से 80 रुपए हो गया, तो $1 हो गया 80 रुपए का, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने का मतलब क्या होगा कि आप एक्सपोर्ट जो है, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो बाहर वालों को सस्ते पड़ रहे हैं, वही तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी ना। यदि आपका चाइना वाला सस्ता पड़ा तो चाइना वाले से मंगवाएगा, आपका सस्ता पड़ा तो सब आपका से मंगवाएगा। अब उसको अर्लियर जो 70 रुपए का था वो अभी उसको 80 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। तो इंप्रूव नहीं कर रहा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है पर आपके प्रोडक्ट तो महंगे हो रहे हैं ना, हाँ लेस अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो रीर की वैल्यू बढ़ने से आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। अंडरस्टूड, ठीक है। 91 CPI इन्फ्लेशन हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस इन द फूड प्राइसेस इन डेवलप्ड इकोनॉमी, नहीं डेवलप नहीं डेवलपिंग, डेवलपिंग इकोनॉमी में फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड में ऑलरेडी सैचुरेटेड होते हैं फूड की कीमत, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता नहीं है, जो डिमांड कंजम्पशन है वही हमेशा रहता है, इसलिए फूड की तरफ दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर भी सेटल्ड है, डेवलप्ड कंट्री में एग्रीकल्चर सेटल्ड है, पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है, डिमांड सप्लाई में चेंजेस होते नहीं है, इसकी वजह से फूड में चेंजेस नहीं होते। इसलिए सीपीआई इन्फ्लेशन में यहाँ पे डेवलप्ड की जगह डेवलपिंग इकोनॉमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैच है डेवलप की जगह डेवलपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए सही है। 92 विद रेफरेंस टू प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स इन द इंडिया, private banks are regulated as the same prudential norm as the PSB.
फॉरेन बैंक कैन ऑपरेट ओनली, ओनली गलत है, एक्सट्रीम है। फॉरेन बैंक आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीएसएल, ये भी गलत है। फॉरेन बैंक को भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ नहीं था। ओनली एक्सट्रीम है, काट दो। एक्सक्लूडेड है, ये भी एक्सट्रीम है कि पीएसएल नहीं होता, एक ही स्टेटमेंट सही होता है कि प्राइवेट बैंक को भी सेम तरीके से रेगुलेट किया जाए जैसे पब्लिक बैंक को किया जाता है आरबीआई द्वारा। 93, ये इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिकेट ए स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक पोजीशन, सही है। यदि आपका फॉरेन चालू है ना, यदि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बड़ा है इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है, क्लियर। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू स्टेबलाइज देयर करेंसी, मैनेज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मीट इंटरनल डेट ऑब्लिगेशन। उसने बोला है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, मैनेज पेमेंट को करने के लिए और मीट इंटरनल डेट, इंटरनल डेट के लिए नहीं। फॉरेन एक्सचेंज को कभी इंटरनल डेट को मैनेज करने के लिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसका काम ही नहीं है वो। तो यहां तक है सही, स्टेबलाइज मैनेज, पर मीट नहीं है, इंटरनल डेट को मीट नहीं करते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसका काम ही नहीं है, रिजर्व का काम ही नहीं है। इंटरनल डेट को मैनेज करने के लिए मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट है, ठीक है। तो ये आपको यहां तक तो सही हुआ, आपने हिम्मत करके फिर और आपने आगे भी थोड़ा और हिम्मत करके पढ़ना है इसको, ठीक है, कहां तक ये गलत हो सकता है, ठीक है। 94 नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर पूछा है, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस आप देख लेना, सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं, सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड शेयर मार्केट में अल्फा वैल्यू 3 है, अल्फा वैल्यू और बीटा वैल्यू बताई थी मैंने आपको, अल्फा वैल्यू बीटा वैल्यू बताई थी। बीटा वैल्यू किसके लिए यूज करते हैं? शेयर्स के लिए, बीटा ग्रेटर देन 0, बीटा 0, बीटा ग्रेटर देन 1। अल्फा वैल्यू किसके लिए यूज करते हैं? म्यूचुअल फंड्स के लिए। यदि 3% अल्फा वैल्यू, इसका मतलब द फंड हैज आउटपरफॉर्म इंडेक्स बाय 3% आफ्टर एडजस्टिंग रिस्क, मतलब अल्फा वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आउट परफॉर्म करेगा। अल्फा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर लेस देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो 95 भी सिंपल था। FRBM एक्ट एम्स टू रिड्यूस, ये भी सिंपल है। फिस्कल टारगेट was initially set to the act required to central government to bring down fiscal deficit 1%, ये अननेसेसरी का है। 1% फिस्कल डेफिसिट आ गया तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये 1% बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट है, इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट नहीं हो सकता आंसर। 97 एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, द प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है कि अपने कंट्री से कम दाम में बेचा जा रहा है तभी डंप किया जा रहा है यहाँ पे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफरिंग मेटेरियल और द कंट्रीज एक्सपीरियंस हाई इन्फ्लेशन ड्यू टू द, ये इससे मतलब नहीं है। एंटी डंपिंग का मतलब होता है डंप करना अपनी कंट्री दूसरी कंट्री में जब प्रोडक्ट उससे सस्ते में, ठीक है। तो बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स इनपुट क्रेडिट, ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप टैक्स क्रेडिट नहीं कर सकते कि आपने कुछ अपने खुद के खाने के लिए, खुद के यूज के लिए रखा और आपको उसको कंजम्पशन, जैसे आपने फ्रिज खरीदा अपने लिए, उसको आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए दिखाया, ठीक है। 99 इनकम टैक्स 2025 के हिसाब से कंपनी के टैक्स 25% होंगे यदि कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करता, ऐसा अभी नया इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये जिस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। और अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लायर द बिजनेस परचेज 15,000 अपने में जीएसटी 12%, तो आपका 15,000 का 12% कितना निकलता है? 1800। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। परसेंटेज क्वेश्चन था, इतना बड़ा सा पर सिंपल सा परसेंटेज क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये अभी आपने देख लिया, एक बार आप ग्रो थ्रू कर लो, कोई डाउट है तो बताओ मुझे किसी भी क्वेश्चन में। है किसी क्वेश्चन में डाउट? कुछ भी कुछ है डाउट? ठीक है। ज्योग्राफी वाला जो है ना वो विपुल सर से बात हुई, विपुल सर करेंगे जो ज़्यादा बेटर पर्सन है ज्योग्राफी के डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर डील तरीके से करेंगे उस चीज़ को, तो ज्योग्राफी का डिस्कशन विपुल सर कर लेंगे जब भी वो आएंगे इस वीक में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी डिस्कशन हुआ, देखो मेरा पर्पज आपको इतना ही बताने का है
कि इस 100 क्वेश्चंस के डिस्कशन से आपने तन्वी क्या सीखा, सॉल्यूशंस के बारे में नहीं, क्या चीज़ें हमें अपने अप्रोच में डालनी चाहिए। सर जो हम सिली मिस्टेक्स करते हैं ना जिसे करेक्ट ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई, सब लोग सुनो, पहली चीज़ ये हो गई। सर एक्सट्रीम वर्ड्स को एक्सट्रीम वर्ड नहीं, इसको मैं बोलता हूँ कि लॉजिक्स लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ जहाँ पे अप्लीकेबल हो वो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने नॉलेज से ही पूरा पेपर होगा, आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। ठीक है, अप्रोच मैटर करती है क्वेश्चंस को जब आप पढ़ रहे हो। और देखो, यदि आपके यहाँ पे 90-95 नंबर नहीं आ रहे हैं यहाँ के टेस्टों में, तो बहुत मुश्किल है प्रीलिम्स का निकलना, मैं आपको बता देता हूँ अभी। 85-90 नंबर आने चाहिए तभी प्रीलिम निकलेगा, यूपीएससी एमपीएससी कोई भी हो, और तभी प्रीलिम निकलेगा जब 85-90 नंबर आएंगे। और वो 85-90 नंबर लाने के लिए नॉलेज तो चाहिए चाहिए, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जितना भी हो सब का सब रट मारो, पूरा घोट मारो, पूरा पी जाओ, दिन रात पढ़ के एक कर दो। ठीक है, जो करना हो करो, 4 महीने बिल्कुल साधु संत की तरह जिंदगी जियो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है, मतलब बिल्कुल सब दुनियादारी भूल के सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, 4 महीने कुछ नहीं करना। समझ गए देखा हमें? अभी तो फ्री, अभी कोई कमिटमेंट्स नहीं है, तो अभी पढ़ाई करो। अभी चालू ही हुआ है इकोनॉमिक्स, पहला लेक्चर हुआ है, वो करो। ज्योग्राफी चल रहा है, वो करो। पॉलिटी का आज पहला लेक्चर होगा, वो करो। जो जो सब्जेक्ट जैसे जैसे होते जा रहे हैं वैसे वैसे करो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब अपनी तरफ से आपको कोई डाउट हो, समीर, हर्षल, आप लोगों को, तो वो बताओगे कैसे आप लोग कैसे इम्प्रूव करोगे। अब मुझे 2 नंबर 5 नंबर नहीं चाहिए, तो आपकी तरफ से क्या कमी हो रही है वो कुछ नहीं, कुछ परेशानी है तो भी बता दो डिस्कस, क्योंकि कई बार क्या होता है डिस्कशन का टाइम नहीं मिला, लास्ट वीक में था भी नहीं। ठीक है ना, तो यदि ये मौका है कुछ हम लोग 10-15 मिनट बात कर सकते हैं इसके बारे में। ज्योग्राफी का सर कर लेंगे आके, वो दिक्कत नहीं, इस वीक में आएंगे वो। तो आपके पेपर डिस्कशन होते हैं, देखो पेपर डिस्कशन का इम्पोर्टेंस है आपके माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। इसका आंसर सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल माइंड में बैठाओ। मैं कितने भी पेपर डेवलप मैं डिस्कस करूं, जब तक आपका आपके अंदर ये माइंडसेट डेवलप नहीं होगा, तो आंसर निकाल के, आंसर देख के कुछ नहीं हो, आंसर भूल जाओ, आंसर क्या है उसका, आंसर आया कैसे, वो प्रोसेस क्या फॉलो हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप समझ रहे हो, वो चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है। मैंने इकोनॉमी और ज्योग्राफी दिया था ना, तो मुझे अप्रोच में मेरे ये लगा कि आई एम नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली। फिर बाद में आपका वो वीडियो भी देखा 2025 का, और आपके बढ़िया है, थर्ड टेस्ट में 95 हैं, 200 में बढ़िया है। तो वो सब अप्लाई किया मैंने, मतलब पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। पहले मैं 2 रीडिंग करती थी, अब मैंने इस बार 3 से 4 में करा, तो हो गया, मतलब अच्छे से हुआ। ठीक है, साक्षी बताओ अभी क्या परेशानी चल रही है जिंदगी में, किस किस तरह की परेशानियां हैं? हाँ? किस किस तरह की मुसीबतों से, तकलीफों से आप गुजर रहे हो? कुछ है परेशानी, कुछ जो आप डिस्कस करना चाहो? तो अभी चल क्या रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? तो नंबर क्यों कमा रहे हैं? इकोनॉमिक्स में अच्छा है, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स कितने अच्छे आ गए? भी है। 30 भी अच्छे थोड़ा ना है, कम से कम 60। इतना पेपर भी टफ थोड़ा ना ही है। ज्योग्राफी ज़्यादा टफ था। हाँ। माइन्यूट लेवल पे है। हाँ, ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल था, माइन्यूट लेवल पे पेपर था वो, मतलब जो ऑप्शन जैसे सैफाली के थे वो भी हिल गई थे। सर आपको पता है 6 बजे मैं सो गई, उसके बाद फिर 6 बजे उठ के फुल ऐसा रिसर्च करके आपको फिर देखा। हाँ वही तो मैंने, 5-6 क्वेश्चन कितने आए थे आपके उसमें? 68। हाँ बढ़िया है, 68 ज्योग्राफी के हिसाब से बढ़िया है। उसमें ज़्यादा लोगों के आई भी नहीं है, जैसे कौस्तुभ के हाईएस्ट है, बाकी वो कैसे आए वो मुझे पता नहीं है ना। ठीक है, तो वो बाकी मतलब जो रेगुलर नंबर जिनके आते हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें हाईएस्ट आपके ही थे। सेकंड में हाँ मतलब हाईएस्ट ही मानूंगा, सेकंड हाईएस्ट, तो हाईएस्ट आपके, बाकी नंबर सबके ही कम है उसमें, सुस्मिता सबके। गौतम में नीचे हाँ, वो सर मुझे मैंने टफ था पेपर वो। हाँ टफ था। जो रैंकिंग में मेरा मार्क्स रॉन्ग लिखा है वो मैंने बाय संडे मैंने फिर ठीक करवा दिया। मैं एक्चुअली 68 है, उसमें लिखा 68। हाँ ठीक है, वो 4-5 नंबर ऊपर ही चलता है। नहीं मैं कहा
थी मैंने। नहीं नहीं, वो सही है, पूरा सही है। और उसको मड़वा लो ना, फ्रेम बनवा के। नहीं अच्छा है, ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए ना। अब उसका देखो ना, अब अभी सही चल रहा है ना। पिछली बार कितने कम आते थे, 30-35 नंबर आते थे, अभी शुरू से ही 60-65। तो ये अप्रोच है कि ये 90 तक 100 तक पहुंचने का अप्रोच है। मतलब ये क्या है, 90-100 तक अपन पहुंच सकते हैं। देखो मैं तो एक कॉमन टेंडेंसी सबकी देख रहा हूँ, जो पहली बार पढ़ते हैं उनके 15-20 जो दूसरी बार पढ़ते हैं उनको 70-80-90, वो ऐसे ही चल ही रहा है। पता नहीं क्यों इतना टाइम क्यों लग जाता है आदमी को, 1 आध साल क्यों लगते हैं समझने में प्रोसेस को। मतलब अभी एक लॉट निकलने वाला है जो अभी मेंस वेंस लिखेगा। फेमिलियरिटी हो जाती है हैं? ना, बाद में हमें फेमिलियरिटी हो जाती है, ऐसा लगता है कि अरे हाँ ये अपना ही कॉन्सेप्ट है, ऐसे होता है। हाँ राइट ना, वो है अभी ऐसा वही है, pressure वही। नहीं है, पढ़ना है कभी नहीं आता, ऐसा नहीं। मतलब ऐसी जल्दीबाजी होनी नहीं चाहिए कि नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा फिर भी होना चाहिए। मतलब वो कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए कि नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, फिर भी सुना हुआ है, कर लेंगे, देख लेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, फेस करेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ होगा उसके अंदर। ये वाला ऐसे किया मैंने। हाँ आपने बताया भी था ना कि आपने पढ़ाई नहीं करी, फिर भी ठीक है। मतलब अप्रोच मैटर्स, जो अप्रोच है ना वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, बाकी सही है सब कुछ। और कुछ है किसी को जो बात कर सकते हो? सर हर्षल? अच्छा हर्षल, हाँ कुछ है जो बात करनी है? मतलब स्टेटमेंट है ना, पढ़ते हो ऐसा समझता नहीं कि जैसे अभी हम लोगों ने ये पढ़े ना स्टेटमेंट, जैसे कोई भी खोल लो, यही पढ़ लेते हैं एंटी डंपिंग वाला। तो इसको जब पढ़ा तो आपको क्या फीलिंग आई? पराया पराया ऐसा लगा? ऐसा लगा या अपनापन अपना नहीं है? ये नहीं, पढ़ो ना इसको, कुछ पराया पराया ऐसा लग रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड एट द प्राइस लोअर टू नॉर्मल वैल्यू। एंटी डंपिंग का मतलब ही यही होता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही होना चाहिए। तो जब आप पहला ऑप्शन पढ़ रहे हो तो आप उसमें क्या तकलीफ आ रही है? तो दूसरे में आ जाते हैं। द डोमेस्टिक is suffering material injury due to the dumping. The country is experiencing high inflation due to the imported goods. मैं कह रहा हूँ जब आप 3 स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो 3 स्टेटमेंट को ही पढ़ के आंसर में क्यों आ रहे हो? आप पहले एक स्टेटमेंट पढ़ो, फिर ऑप्शंस में आओ कि कौन से ऑप्शन को कट कर सकते हो आप। यदि आपको लग रहा है पहला सही है तो आपका आंसर इसमें नन नहीं हो सकता है ना। तो नन काटो तो अंदर से रिलीफ आएगी, अभी 3 में एक ढूंढना है। आप क्यों मैदान पूरा खुला छोड़े हो चारों ऑप्शंस को? आप एक ऑप्शन को देखो, एक स्टेटमेंट देखो, आपको गलत लग रहा है या सही लग रहा है, उस हिसाब से ऑप्शंस को काट दो नीचे आके पहले नंबर पे। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, फिर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो। तीनों स्टेटमेंट के बेस पे आंसर मत निकालो, एक एक स्टेटमेंट के बेस पे आंसर निकालो। एक स्टेटमेंट पढ़ा, एलिमिनेट किया ऑप्शंस को, फिर दूसरा पढ़ा। हो सकता है कि आपको तीनों पढ़ने ना पड़े, कई बार ऐसा आएगा, कई बार ऐसा होगा कि आपका आंसर आ जाएगा और आपको तीनों स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एलिमिनेट हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन, और सामने आंसर लिखा होगा। आप लोग आंसर को क्या ढूंढते हो? आंसर को ढूंढना नहीं होता। आंसर इस तरह से है कि जैसे आप 4 ऑप्शंस हैं वो गड्ढे के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है? आप बस गलत गलत ऑप्शंस को ढूंढ लो, वो सही आंसर अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो द अप्रोच शुड बी एलिमिनेट द ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द राइट आंसर। राइट आंसर अपने आप आएगा यदि आपने गलत आंसर हटा दिया वहां से। कोई 4 में एक तो सही है, ये तो 100% पता है, इसका मतलब ये है कि बाकी 3 गलत हैं। तो गलत आपको लगता है कि सही ढूंढना ज्यादा आसान है, नहीं, गलत ढूंढना ज्यादा आसान है। लेकिन सर उधर लिखा है ना which of the above is correct। हाँ मतलब वैसा कौन सा करेक्ट है उस माइंडसेट से नहीं करते हैं। नहीं नहीं, वो लिखा है तो आपसे कौन बोल रहा है कि करेक्ट ही ढूंढना है? मतलब उसने लिख दिया कि आपको पूरा 100 में 100, आप पेपर में लिखा जाता है कि आपको बढ़िया पूरा 200 में 200 लाने, आप 200 में लाते हो 200। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट का मतलब होता है कि आपको ये ढूंढना है कौन सा करेक्ट है। पर ये ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शंस में आप ढूंढो ना कि कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब नए लोगों के लिए नया फ्लेवर है। मतलब जो पहले जब जो
जिन्होंने मुझसे पहले टेस्ट नहीं लिया उनके लिए नया फ्लेवर ही है ये, ठीक है। लेकिन इस फ्लेवर, यही फ्लेवर मतलब यही फ्लेवर के साथ ही आप आगे बढ़ पाओगे, और कोई है भी नहीं ऑप्शन। तो ये करना ही पड़ेगा मतलब, और मतलब इसके साथ समझना पड़ेगा अपने आप को, अप्रोच आपकी रीडिफाइन करनी पड़ेगी कि कौन बेस्ट सूटेड है मेरे लिए। और जो मैं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ो, करेक्ट इनकरेक्ट में गोला लगाओ, एक स्टेटमेंट पढ़ो, एक स्टेटमेंट आपको सही है गलत लग रहा है उस हिसाब से ऑप्शंस को काटो, फिर सेकंड पढ़ो, फिर काटो, काट काट के एलिमिनेट करो और सही आंसर निकालो। इस अप्रोच के साथ पेपर दो। और इस अप्रोच में कॉमन चीज एक है कि आपको नॉलेज में सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए। अपने आप से बातें करो, पेपर दो तो अपने आप से बातें करो, अपने सेल्फ से बातें करो, आई एंड मी, ठीक है ना। बातें करके फिर उससे निकालो आंसर कि क्या सही है। ये टाइम देखो, अभी इसी अप्रोच के साथ ही प्रीलिम निकलेगा। ये अप्रोच नहीं है तो प्रीलिम मुश्किल निकलेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो उसको उतनी जल्दी उसको अपने अंदर डाल के उसको खत्म करो, ठीक है। कुछ लोगों का बन गया है, पुराने लोगों का और अच्छा बन गया है, नए लोगों का नहीं बना है, वो बनाना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है कि इस साल बनाना है कि अगले साल बनाना है। इस साल बनाना है, इस साल बना लो, अगले साल बना लो, अगले साल बना लो। मैं आपको ऐसे ही अगले साल यहीं मिलूंगा, फिर से बस समझा रहूँगा चीज़। मैं कहने का मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट होता है, मैंने देखा है। सुष्मिता, श्रेया, सैफाली, आप बहुत सारे लोग एग्जाम्पल मेरे सामने हैं कि इम्प्रूवमेंट होता है। लोग -5 से प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं, सैफाली को भी पता ही है। मतलब लोग करते हैं, लोगों के नंबर आते हैं, पर इसी अप्रोच के साथ आते हैं। अब इस समय इतनी मेच्योरिटी आ गई है कि लोगों को ज़रूरत नहीं है कि अभी बहुत सारा पढ़ने का, अब वो टैकल करने का आ गया कि टैकल कर सकते हैं किसी भी तरह की सिचुएशन को। और एक बार आपने सिचुएशन टैकल कर ली तो, जैसे यूपीएससी का 2025 का पेपर है, लोग पेपर दे गए, बड़ा टफ था, बड़ा लेंदी था, मैंने सॉल्व किया, 108 नंबर आए, पूरा ट्रिक से सॉल्व किया और बेसिक नॉलेज से, ठीक है। तो वो टैकल करने का ये पावर है कि आप कैसे क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो। तो मतलब कोई कुछ लोगों ने बोला कि सर ये तो मतलब सोच ही नहीं पाए, मैंने वही बोला कि सोच ही लेके जाना था वहाँ पे। नॉलेज आपको गेन हो जाएगी, नॉलेज का सैचुरेशन होता है, नॉलेज सैचुरेट हो जाती है एक टाइम के बाद। अप्रोच सही कर लोगे तो पेपर निकल जाएगा, अप्रोच सही नहीं होगा तो पेपर नहीं निकलेगा। अभी भी हैव द 4 मंथ्स, 4 महीने 10 दिन है, अब 8 दिन है अपने पास। तो ये 4 महीने 8 दिन में 128 दिन में जितनी जल्दी हो जाए अप्रोच को सही करो, ठीक है। तो फिर आप लोग लंच करो, फिर उसके बाद 1 बजे से आपका पॉलिटी का लेक्चर है। सर नेक्स्ट वीक के लिए क्या पढ़ना? नेक्स्ट वीक के लिए भी अभी टेस्ट नहीं देना है आपको। यदि किसी को नए लोगों के अलावा किसी पुराने लोगों को टेस्ट कोई भी तरह का देना हो तो आप मुझसे पर्सनल बताओ, मैं पर्सनल पेपर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री का, एंसेंट कल्चर का, जो भी करना हो, पर नए लोगों को कुछ नहीं देना। अभी नए लोगों को इस वीक भी रुकना है। इस अभी दोगे आप पॉलिटी और इकोनॉमी का, सॉरी इकोनॉमी और ज्योग्राफी का, फिर नेक्स्ट वीक रुकोगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और पॉलिटी को ऐड करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। सर वो टाइम टेबल जैसा रोज कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जैसे लास्ट वो मैं भिजवा देता हूँ। अभी इन लोगों को थोड़ा सा निपटे तो फिर सबको साथ में लेके चलना था। ये अभी थोड़ा सा डिसिप्लिन में भी प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं ठीक क्या है, पढ़ना है नहीं हो रहा। नहीं ठीक है। तो आप लोग अभी, आपको कल देना है ना पॉलिटी उसका, ज्योग्राफी और इसका दे दो कल, हाँ। ठीक है। और फिर मैं प्लान भी भेजता हूँ मंडे से कैसे करना है, ठीक है, क्लियर है। तो कल वाला तो दे दो, जितने भी परसों कल ही है ना, 9:30 to 11:30, तो कल आप दे दो, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का दे दो, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, और बाकी आपका एंशिएंट का और मिडल का रहेगा, ठीक है। अरे इतने सारे लोग हो गए, अलग अलग पेपर होने लगे हैं। अभी उनका श्रेया सुष्मिता उन लोगों का वो वाला है मॉडर्न का, तो अलग अलग टाइप से चल रहा है। यदि आप लोगों को देना हो मॉडर्न का अगले वीक तो बता देना, मॉडर्न या एंशिएंट वगैरह का देना हो, मॉडर्न एंशिएंट मिडल वगैरह देख लो, अब जो भी आपको सही लगे आप बता देना कैसे पेपर देने। पर मैं टाइम टेबल बना के भेजता हूँ ताकि आप लोगों की पढ़ाई चालू हो जाए। सर रिजल्ट बनाओगे ना तो आपका नाम नहीं डाले, तो वो बिना ऑप्शन चेक किए से जैसे यूपीएससी चेक कर दिया ना, नहीं होगा। वैसे चेक करके 2 रिजल्ट तो
मार्क्स बढ़ते ना थोड़ा मोटिवेशन आती है। वो झूठा मोटिवेशन है, फेक मोटिवेशन क्या करना है। थोड़ा ट्रिक से पर हम थोड़ा मेहनत से ही सॉल्व कर रहे हैं ना।